हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं लेके आ गया हूँ आप सबके लिए नया लेक्चर वन शॉट सीरीज़ का। वन शॉट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू जीएसटी पढ़ाया था। अब आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट कर रहा हूँ वन शॉट सीरीज़ का, दैट इज़ फॉर सप्लाई। और जो मैंने रेगुलर लेक्चर में पढ़ाया है, 9 लेक्चर मैंने सप्लाई के बनाए हैं, उसी की नोट्स को मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में रिवाइज करवाऊंगा विद इन 2 आवर्स। सप्लाई में थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है इन कंपेरिजन टू अदर चैप्टर्स, बिकॉज यहाँ पर आपका बेस बनता है इंट्रोडक्शन और सप्लाई में। तो ये जितना भी इसका लेंथ हो इस लेक्चर का, उसको देख के ये मत समझना कि आगे वाले लेक्चर की भी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, ऐसा नहीं है। सप्लाई मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके बाद जो सारे लेक्चर्स हैं वो वन शॉट सीरीज़ के 1 घंटे के आसपास के होंगे, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सप्लाई को, ठीक है, बिना किसी देरी के। नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई इस चैप्टर का नाम है आपकी बीकॉम में। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, फिर सप्लाई नॉर्मल, ठीक है। ये रहा कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। मेरा लेजर पेन, एक सेकेंड बस। उसके बाद हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फ्रॉम सप्लाई हम ये जानते थे अपने रेगुलर क्लास में इस चैप्टर को क्यों स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, सप्लाई को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन है नंबर 1, टू अंडरस्टैंड विच ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट एज सप्लाई। कौन सी ट्रांजेक्शन सप्लाई है ये जानने के लिए। बहुत अच्छी बात बता दी आपने, कौन सी ट्रांजेक्शन सप्लाई है ये जानने के लिए हम सप्लाई पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। और उसके बाद इफ अ ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट एज सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ, ओनली देन जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सच ट्रांजेक्शन। मतलब पहले हम ये जानते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन सप्लाई है, पहले हम ये जानते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन सप्लाई है, और जो ट्रांजेक्शन सप्लाई होगी उसी पर जीएसटी लगेगा, जो ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं होगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए चैप्टर को पढ़ते हैं, ये आपको मैंने बता दिया शॉर्ट में, ठीक है। जिसको इन डिटेल पढ़ना है रेगुलर लेक्चर में जा सकता है, मेरे को जरूरत नहीं लगती है इसकी एज सच। चलो, दिमाग की एक्सरसाइज नॉर्मल। ये डोरेमोन है सप्लायर, ये नोबिता है रिसिपिएंट, ठीक है। मिस्टर नोबिता, मिस्टर डोरेमोन, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल, दिमाग की एक्सरसाइज नॉर्मल। डोरेमोन गैजेट सेल कर रहा है नोबिता को, और बदले में नोबिता पैसे दे रहा है, ठीक है। ये इसको भी सप्लाई बोलेंगे, ऐसे नॉर्मल, ऐसे बता रहा हूँ, ये भी सप्लाई है। अभी आपको सप्लाई का मतलब बताऊंगा, नॉर्मल दिमाग की एक्सरसाइज, ठीक है। कोई बेचना भी सप्लाई होता है, ऐसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सुनो, बस सुनते रहना, इसका कोई लॉजिक नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, बस सुनते रहना, ठीक है। अब डोरेमोन अगर मान लो गैजेट दे रहा है नोबिता को और कह रहा है बदले में तो एक काम कर, मुझे डोरा केक दे दे, बार्टर या फिर एक्सचेंज हो रहा है, तो वो भी सप्लाई है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही सुनते रहो अभी बस, ठीक है ना। अब डोरेमोन अगर गैजेट लीज पे दे रहा है, रेंट पे दे रहा है नोबिता को बिजनेस में, तो उस केस में ये भी सप्लाई है। अगर नोबिता को डोरेमोन परमानेंट डिस्पोज कर रहा है, मतलब कोई गैजेट पूरा खराब हो गया, उसको नोबिता को खराब हो गया, या फिर डोरेमोन को नहीं चाहिए, नोबिता को बोला यार ले ले यार, तू एक काम कर, ले ले गैजेट, वो भी सप्लाई है, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों बताया, ऐसे ही बता दिया, इसको लॉजिक आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। दिमाग की एक्सरसाइज की मतलब सप्लाई क्या होती है वो बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे, ठीक है। सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल को ही सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। बस इसका देसी 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 मतलब ये है, और लॉ में इसको बोलते हैं सप्लाई, ठीक है, जीएसटी लॉ में, ठीक है। अब सुनो, मेरी बात सुनो, ये मैंने क्यों बताया, इसका लॉजिक आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, ये जानने के लिए सप्लाई कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन सप्लाई होगी उसी पर जीएसटी लगेगा, और जो ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं होगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। ये याद रखना, ये चैप्टर का बेस है, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद सप्लायर की डेफिनेशन क्या है, डोरेमोन की डेफिनेशन क्या है। डोरेमोन सप्लायर है, गैजेट सप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो सप्लायर की डेफिनेशन है, सप्लायर मीन्स अ पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स या फिर सर्विस और बोथ। डोरेमोन गैजेट सप्लाई कर रहा था नोबिता को, ठीक है ना। अब उसके बाद एंड सप्लायर इंक्लूड्स, एक है मीन्स, एक है इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है। एंड एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ठीक है। मतलब शिजुका अगर डोरेमोन के बिहाफ पे एज एजेंट एक्ट कर रही है, ये रही शिजुका, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इतनी प्यारी ड्राइंग है मेरी। तो यहाँ पर शिजुका अगर डोरेमोन के बिहाफ पे एज एजेंट एक्ट कर रही है, तो ये एजेंट भी सप्लायर होगा, ये एजेंट भी सप्लायर कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद अगर मैं रिसिपिएंट की बात करूँ, रिसिपिएंट कौन है, नोबिता की डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊं कि नोबिता कौन है। नोबिता रिसिपिएंट है, राइट। ये नोबिता गैजेट रिसीव कर रहा है, नोबिता की डेफिनेशन अब जानते हैं, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो एक मिनट रुको, इसको बताने से पहले एक चीज़ बता रहा हूँ। रिसिपिएंट की डेफिनेशन में ना दो पार्ट्स, ठीक है। पहला, अगर नोबिता को गुड्स या फिर रिसिपिएंट को गुड्स मिले हैं फॉर कंसिडरेशन, तब रिसिपिएंट कौन होगा। मतलब कंसिडरेशन क्या होता है, बदले में कुछ, मतलब पैसा समझ लो। मतलब एक मिनट सुनो, यहाँ पर डोरेमोन ने नोबिता को गैजेट दिया, सेल किया, ठीक है। नोबिता ने बदले में क्या दिया, पैसे दिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो बदले में दिया ना, इसको कंसिडरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आपको मतलब ना पता हो, इसलिए बता दिया आपको, ठीक है। मुझे लगा नहीं पता होगा, आगे कंसिडरेशन की भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। सुनो, अब देखो यहाँ पर रिसिपिएंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला, इफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस इज फॉर कंसिडरेशन, मतलब आपने अगर बदले में कुछ दिया है सप्लायर को, अगर आपने बदले में कुछ दिया है, फॉर एग्जांपल पैसे दिए हैं अगर सप्लायर को, ठीक है, तब कौन होगा रिसिपिएंट। और अगर आपने
सप्लायर को बदले में कुछ दिया नहीं है, मतलब सप्लायर ने आपको गैजेट दिया है, डोरेमोन ने आपको गैजेट दिया है, लेकिन आपने बदले में कुछ नहीं दिया, बदले में कुछ नहीं दिया, तब कौन होगा रिसिपिएंट? तब कौन होगा रिसिपिएंट? तो पहले ये जानते हैं कि अगर सप्लाई ऑफ गुड इज फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई ऑफ गुड इज फॉर कंसिडरेशन, तब रिसिपिएंट होगा पर्सन हु इज लाइबल टू पे कंसिडरेशन। मतलब अगर डोरेमोन ने नोबिता को गैजेट सप्लाई किया और अगर नोबिता पैसे देने के लिए लाइबल है तो नोबिता रिसिपिएंट होगा, तो नोबिता रिसिपिएंट होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, मतलब नोबिता ने कुछ दिया नहीं, रिसिपिएंट ने कुछ दिया नहीं सप्लायर को, तो उस केस में कौन होगा? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स यानी कि गैजेट के केस में रिसिपिएंट होगा वो पर्सन जिसको वो गैजेट डिलीवर हुआ है या मेड अवेलेबल कराया गया है या फिर उसकी पोजीशन दी गई है। मतलब पोजीशन का क्या मतलब है? कब्जे में उसके दे दिया गया, वो गैजेट उसे कब्जे में दे दिया, ठीक है ना, कब्जे में दे दिया, ठीक है। तो अगर नोबिता ने बदले में कुछ नहीं दिया, कंसिडरेशन नहीं दी सप्लायर को यानी कि डोरेमोन को, तो उस केस में नोबिता रिसिपिएंट तब कहलाएगा जब नोबिता के पास गैजेट होगा, जब नोबिता के पास गैजेट डिलीवर हो गया, उसके पोजीशन में होगा, ठीक है ना। अगर सर्विस की बात करो, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो सर्विस की बात करो, सर्विस के केस में जिसको सर्विस मिली है, अगर डोरेमोन नोबिता को पैर दबाने की सर्विस दे रहा है, तो अगर नोबिता ने बदले में डोरेमोन को कुछ नहीं दिया है, कंसिडरेशन नहीं दिया है, पैसे वैसे नहीं दिए है, तो उस केस में नोबिता को सर्विस मिल रही है, रिसिपिएंट को सर्विस मिल रही है, तो जिस रिसिपिएंट को सर्विस रेंडर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल नोबिता को हेयर, तो वो ही यहाँ पर रिसिपिएंट कहलाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, ठीक है। रेगुलर लेक्चर में इन डेप्थ में आपको बहुत एनालिसिस करके बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ, ठीक है। दिक्कत हो तो मेरे रेगुलर लेक्चर में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, मेरा नंबर है, या फिर कमेंट में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, पहले हमने सप्लायर की डेफिनेशन पढ़ ली, सप्लायर की डेफिनेशन यानी कि सप्लायर की डेफिनेशन में पढ़ ली यानी कि डोरेमोन की, उसके बाद हमने रिसिपिएंट की डेफिनेशन पढ़ ली यानी कि नोबिता की। उसके बाद हम अब ये जानेंगे सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सप्लाई, अब सुनो सप्लाई क्या है। सप्लाई है एज पर सेक्शन 7(1)(a) that is all forms of supply of goods or service or both, all forms of supply of goods or service or both such as sale, transfer, barter, lease, exchange, license, lease, rental, disposal, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो निमोनिक में, STBEL-RD, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, ठीक है। इसको आप STBEL मतलब STBEL-RD से भी याद रख सकते हो, ठीक है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस और बोथ सच एज दिस विच इज मेड और एग्रीड टू बी मेड, होना है या होगा, होना है या होगा, फॉर कंसिडरेशन होगा, फॉर कंसिडरेशन होगा मतलब बदले में कुछ मिलेगा, बदले में कुछ मिलेगा, मतलब बदले में रिसिपिएंट सप्लायर को कुछ देगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे ट्रांजैक्शन जो बदले में जिसके बदले में कुछ मिलेगा, जिसके बदले में कुछ मिलेगा इस सप्लायर को, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर डोरेमोन नोबिता को इन द कोर्स ऑफ बिजनेस गैजेट दे रहा है तभी वो सप्लाई कंसीडर होगा, तभी वो सप्लाई कंसीडर होगा। हम यहाँ मान के चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। मतलब बिजनेस डोरेमोन ने चालू कर लिया, ऐसे आपको समझाने के लिए, डोरेमोन ने बताओ हमारे लिए बिजनेस खोल लिया, ठीक है। तो मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी सप्लाई होगा। अगर इनमें से एक भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं है, अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इनमें से एक भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं की गई है, तो यहाँ पर इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये पेज नंबर कौन सा है, 3rd, ठीक है। सुनो, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, इसको बस एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, दैट इज STBEL-RD, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर रहे हो। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स सर्विस और बोथ सच एज STBEL विच इज मेड और एग्रीड टू बी मेड, होना है या होगा, फॉर कंसिडरेशन होगा, फॉर कंसिडरेशन होगा, और साथ में इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये चार चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, गुड्स और सर्विस होने चाहिए, STBEL होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इनमें से एक भी चीज अगर सेटिस्फाई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में नहीं है तो सप्लाई नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो एज पर शेड्यूल, इसको बाद में बताऊंगा, एक मिनट रुको, कंसिडरेशन नहीं वाला पॉइंट हटाओ, इसको शेड्यूल 1 में आपको एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। मतलब बिजनेस में होना चाहिए, सारी चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, सारी चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। वैसे कंसिडरेशन नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा, लेकिन एज पर शेड्यूल 1 जो हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पे चार पैराज है, उसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा, अभी के लिए भूल जाओ जो मैं कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो भूल जाओ अभी, ठीक है। बस ये समझ लो, अगर सप्लाई, किसी ट्रांजेक्शन को सप्लाई बोलना है ना, किसी ट्रांजेक्शन को सप्लाई बोलना है तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये डेफिनेशन है सप्लाई की, ठीक है। इसको मैंने तोड़ के आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे इसको बस सुनते रहो, जो मैं बोल रहा हूँ बस सुनते रहो और समझते रहो, अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना, चल जाएगा, बस समझते रहो। कुछ आपको रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज़ वेरी सिंपल, ठीक है। कॉम्प्लिकेट मैं कर ही नहीं रहा इस चीज़ को। देखो ये जो चीज़ है ना, ये रेगुलर लेक्चर में पढ़ाता हूँ, सेक्शन 7(1) कैपिटल, सेक्शन 7(1)AA, बट ये मुझे एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट लगता नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी आपको समझना है तो मैंने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ाया हुआ है, मतलब लास्ट लेक्चर इन द सेंस सप्लाई का लेक्चर नंबर 8 या फिर 9, ठीक है।
उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको आप जाके वहाँ से देख सकते हो। चलो, जेनवनली इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहा है, टाइम बचाना है मुझे। चलो आगे, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सम डेफिनेशंस। यहाँ पर पहले गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स क्या होता है? गुड्स क्या होता है सर? ये जो बॉटल पड़ी है ये भी तो गुड है, बिल्कुल गुड है। देखो गुड क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये बॉटल मूवेबल है, ठीक है। ये जिस बिल्डिंग में पढ़ा रहा हूँ, जिस घर में पढ़ा रहा हूँ, ये वाला ये इमूवेबल है, ठीक है। जो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, ये पेंसिल पेंसिल मेरे हाथ में है, ये गुड है, ठीक है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल ये 500 का नोट, ये मनी है, ये गुड नहीं है, ये गुड नहीं है, ठीक है। और सिक्योरिटी यानी कि शेयर्स और डिवेंचर्स, वो भी गुड नहीं है, वो भी गुड नहीं है, ठीक है। और गुड्स में क्या इंक्लूड होता है? एक तो यहाँ पे बोल दिया हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी गुड है, और साथ में इन्होंने अलग से चीज़ें इंक्लूड कर दी, अलग से चीज़ें इंक्लूड कर दी। कुछ जरूरत पड़ी होगी गवर्नमेंट को तो उसको इंक्लूड कर दिया कि गुड में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम फॉर एग्जाम्पल, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट एक्शनेबल क्लेम है, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह करते हो ना, वो भी एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है। तो मतलब एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स होते हैं, एक्शनेबल क्लेम भी गुड होते हैं, गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, इंक्लूसिव डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, ये भी गुड्स बोले जाएंगे। और साथ में ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर ग्रास भी गुड्स है, भी गुड्स है। मतलब अगर आप गेहूं उगा रहे हो, गेहूं उगा रहे हो, उसको भी गुड्स बोला जाएगा, उसको भी गुड्स बोला जाएगा, ठीक है ना। और साथ में थिंग्स अटैच्ड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, ट्रीज भी गुड्स है, ट्रीज भी गुड्स है। या फिर मशीन जो अटैच है लैंड से, वो भी गुड है, ठीक है ना। नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, एक बार मैं इसके बारे में रिसर्च करके बताऊंगा। वैसे शायद ये गुड्स ही बोला जाएगा, क्योंकि मशीन मूवेबल है लेकिन उसको अटैच कर दिया लैंड से। मैं आपको बताऊंगा एक बार ये, ठीक है ना। रुको, मैं इसको मतलब नोट करके रखूंगा, आई टेल यू, ठीक है ना। ट्रीज तो गुड्स है, ट्रीज को गुड्स की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। मशीन वाली भी बात छोड़ दो, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, मैं याद रखूंगा इस चीज़ को। मैंने ये चीज़ बोली है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं कमेंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे, सर्विस। गुड्स की मैंने आपको बता दी, सर्विस का क्या मतलब है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, ये जो पेंसिल है ये गुड है। एनीथिंग अदर देन दिस पेंसिल, एनीथिंग अदर देन द गुड, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी या फिर सिक्योरिटी, दैट इज शेयर और डिवेंचर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद एंड यहाँ पे भी कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने इंक्लूड करी है, दैट इज यूज ऑफ मनी, मतलब कि लेंडिंग के लिए अगर आप मनी को यूज, लेंडिंग के लिए अगर आप यूज कर, सॉरी, अगर आप लेंडिंग के लिए मनी को यूज कर रहे हो, उस केस में उसको आप सर्विस बोलोगे, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे, ठीक है। अगर आप मनी को कन्वर्ट कर रहे हो, अगर मैं रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ या डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उस केस में उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, उसको सर्विस बोलेंगे, सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस सर्विस बोलेंगे, ठीक है, सर्विस बोलेंगे। और अगर हम ये कर रहे हैं फैसिलिटेटिंग अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, दैट इज इन सिंपल वर्ड्स ब्रोकरेज, अगर हम शेयर बेचते हैं, खरीदते हैं, उसमें ब्रोकरेज लगता है, उसको भी सर्विस बोलेंगे, उसको भी सर्विस बोलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ मैंने कोई यूज ऑफ मनी की बात करी, यूज ऑफ मनी यानी कि लेंडिंग फॉर एग्जाम्पल, इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, इसको हम सर्विस बोलेंगे, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, आई एम सॉरी, इसको हम सर्विस बोलेंगे, ठीक है, सर्विस बोलेंगे। तो लेकिन गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन, अगर बैंक से अगर आप कोई लोन लेते हो, उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो उस इंटरेस्ट पर कभी जीएसटी नहीं लगता, उस इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि उस इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट किया हुआ है, बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ये आपको ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पेपर में कभी आ जाए कि इंटरेस्ट पे, एग्जेम्पशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन फिर भी आपको बता दिया, इंटरेस्ट पर जो आप बैंक को पे करते हो इन लोन पर उस पर कभी जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट किया है, बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट किया है, उस इंटरेस्ट पर कभी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है ना। आगे, इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट फ्रॉम डेटर्स, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर जीएसटी लगेगा। इसका क्या मतलब है? मान लो आप मेरे डेटर हो, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, लेकिन आपने मुझे दुखी कर दिया है, आप मुझे पैसे दे नहीं रहे हो, मैंने आप पे इंटरेस्ट लगा दिया कि भाई मेरे को तेरे से 1 लाख रुपए लेने हैं, तुमसे मुझे 1 लाख रुपए लेने हैं, अब तो 12% इंटरेस्ट दे, 12,000 मेरे को अलग से दे। तो ये जो इंटरेस्ट मैंने आप पे चार्ज किया, ये जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, इस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। मतलब डेटर्स, देखो, डिलेड पेमेंट फ्रॉम डेटर्स, डिलेड पेमेंट ऑफ डेटर पे अगर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो उस इंटरेस्ट पर जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो और बैंक आप पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो उस इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। आपको मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है, पेपर में कभी आ जाए। अब बस सुनते रहो मेरी बात, पेपर में आपको बहुत आसानी होगी, बस सुनते रहो मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना। लर्न करने की जरूरत नहीं है, सुनते रहो, पढ़ लो एक बार, इन नोट्स को एक बार पढ़ लो, बस सुनो और पढ़ लो, बस खत्म। लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे, बीकॉम के लिए लर्न करने की जरूरत नहीं है, सीए की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। सीए में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है। आगे, मेड और एग्रीड टू बी मेड, याद है हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी, सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें क्या था? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ये दोनों चीज थी, ये हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या था? सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, वो सब छोड़ो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज
मेड और एग्रीड टू बी मेड, उस डेफिनेशन में था मेड और एग्रीड टू बी मेड। या तो मेड की डेफिनेशन क्या है और एग्रीड टू बी मेड की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं। पहला मेड की डेफिनेशन क्या है। मेड की डेफिनेशन है गुड्स ऑलरेडी डिलीवर्ड और सर्विस ऑलरेडी रेंडर्ड, मतलब गुड्स अगर डिलीवर हो गए हैं या फिर सर्विस ऑलरेडी मिल चुकी है, नोबिता को गैजेट मिल चुके हैं या नोबिता को पैर दबाने की सर्विस ऑलरेडी मिल चुकी है, तो वो बोला जाएगा मेड, वो बोला जाएगा मेड। और पेमेंट भी रिसीव हो गई है डोरेमोन को, और पेमेंट भी रिसीव हो गई डोरेमोन को, गुड्स मिल चुके हैं, पेमेंट भी रिसीव हो गई है, गुड्स मिल चुके हैं, पेमेंट भी रिसीव हो गई है, इसको बोलते हैं मेड, इसको बोलते हैं मेड। ठीक है, आगे एग्रीड टू बी मेड की क्या डेफिनेशन है। देखो गुड्स नहीं मिले हैं, एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब अभी एग्रीमेंट हुआ है कि आपको गुड्स मिल जाएंगे, अभी एग्रीमेंट हुआ है, अभी नोबिता को बोला गया है डोरेमोन के द्वारा कि आपको गुड्स मिल जाएंगे, आपको गुड्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या आपको सर्विस मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में बस। ठीक है, मिला नहीं है अभी गुड्स या फिर सर्विस मिली नहीं है अभी। ठीक है, बट साथ में नोबिता ने एडवांस दे दिया डोरेमोन को, एडवांस दे दिया, एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट द सप्लाई और गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस। मतलब देखो गुड्स मिले नहीं है, गुड्स मिलने के एग्रीमेंट हुआ है अभी तक, या फिर सर्विस मिली नहीं है, सर्विस मिलने का एग्रीमेंट हुआ है अभी तक, लेकिन एडवांस दे दिया गया है, एडवांस दे दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एग्रीड टू बी मेड, एग्रीड टू बी मेड। ठीक है ना, आगे बढ़ो। फिर हमने क्या पढ़ा था, दोबारा सप्लाई की डेफिनेशन याद करो। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज एसटीबेल आरडी विच इज मेड और एग्रीड टू बी मेड, जिसकी डेफिनेशन में पढ़ ली। फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन आया, अब तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ो, कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ो, कंसिडरेशन की डेफिनेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब है, बदले में कुछ मिलना, बदले में कुछ मिलना। डोरेमोन नोबिता को सप्लाई कर रहा है, डोरेमोन नोबिता को सप्लाई कर रहा है, बदले में क्या, बदले में क्या, जो बदले में मिल रहा है डोरेमोन को फ्रॉम नोबिता दैट इज रिसिपिएंट, उसको बोलेंगे हम कंसिडरेशन, उसको बोलेंगे हम कंसिडरेशन। एक सेकेंड, हाँ तो सुनो, इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस इंक्लूड्स, कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड इन मनी, पैसा, इन मनी, इन पैसा, या फिर अदरवाइज, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स दे दिए, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स दे दिए, एक मिनट मैसेज आ रहा है, अरे भाई हाँ, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स दे दिए, शेयर्स, ठीक है, मनी या फिर अदरवाइज, ठीक है, मनी या अदरवाइज, ठीक है, मनी दे दिया या अदरवाइज, ठीक है, और या फिर मॉनेटरी वैल्यू, या फिर मॉनेटरी वैल्यू, मान लो पैसा नहीं दिया, या फिर कोई पैसे के या फिर कोई पैसे में कन्वर्ट होने वाली चीज़ भी नहीं दी, इन दोनों में से कुछ नहीं दिया, इन दोनों में से कुछ नहीं दिया, लेकिन अगर कोई एक्ट कर दिया डोरेमोन का, नोबिता ने, मान लो डोरेमोन कह रहा था तो एक काम कर, मेल लेना बाजार से सब्जी ले आ, ठीक है, तू जो सब्जी लाएगा मेरे लिए, मैं मान लूंगा कि वो मेरी पेमेंट है, वो मेरी पेमेंट है, ठीक है, वो मेरी पेमेंट है, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, नोबिता ने ये एक्ट कर दिया डोरेमोन के लिए, नोबिता ने ये एक्ट कर दिया, इसको भी कंसिडरेशन बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे कि नोबिता ने बदले में डोरेमोन के कुछ किया है, कुछ किया है, ठीक है ना। उसके बाद मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी फॉरबेरेंस, मतलब डोरेमोन ने बोला भाई तू कुछ मत कर, तू कुछ मत कर, ना तो मुझे पैसा दे, ना तो मुझे सिक्योरिटी दे, यानी कि अदरवाइज में कुछ दे, ना तू मेरे लिए कोई काम कर, तू मेरे लिए कुछ मत कर, तू बस एक काम कर, मम्मी मैंने, तू एक काम कर, बस उस दिन जो मैंने वास तोड़ा था ना, उस दिन जो मैंने वास तोड़ा था, मेरी मम्मी को मत बताइयो कि मैंने वो वास तोड़ा था, तू बस ये ना बता, ये मेरी पेमेंट है, ये मेरी पेमेंट है, ठीक है ना। मतलब कुछ कभी कभी कुछ ना करना भी कंसिडरेशन होता है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये तो मैंने आपको बहुत बेकार एग्जाम्पल दिया है, कि मान लो कोई एम्प्लॉय है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है, तो सप्लायर बदले में एम्प्लॉयर को पैसे देता है, एम्प्लॉय को पैसे देता है, एम्प्लॉयर बदले में एम्प्लॉय को पैसा देता है कि भाई तू एक काम कर, तू ना उस कंपनी को ज्वाइन मत करियो, हमारी कंपनी छोड़ रहा है, उस कंपनी को ज्वाइन मत करियो, ये ले 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे क्यों दिए, इसलिए दिए ताकि वो दूसरी कंपनी ज्वाइन ना करे जो उसकी कॉम्पिटिटर है, ठीक है, कॉम्पिटिटर है, राइट। तो उसने बोला कि तू ये काम मत करियो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला तू ये काम मत करियो, ना करने के पैसे दिए हैं, दैट इज फॉरबेरेंस, दैट इज फॉरबेरेंस, ठीक है ना। तो देखो कंसिडरेशन में क्या चीज़ आती है, 4 चीज़ आती है, पहला मनी, दूसरा अदरवाइज, मनी में कन्वर्ट होने वाली चीज़, अगर ये दोनों नहीं है तो एनी एक्ट या फिर फॉरबेरेंस, ये सब कुछ कंसिडरेशन है, ये सब कुछ कंसिडरेशन है, ठीक है ना। इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज, या फिर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट या फिर फॉरबेरेंस, वेदर बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, यानी कि अगर नोबिता के बिहाफ पे सुनियो है वो दे रहा है कंसिडरेशन, तो वो भी कंसिडरेशन है, ठीक है, वो भी कंसिडरेशन है, जरूरी नहीं है कि रिसिपिएंट को ही देना है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू या फिर फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर बोथ, मतलब कंसिडरेशन मिलनी चाहिए सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए या फिर सर्विस के लिए या फिर दोनों के लिए। इसी के लिए तो मिलेगी, गैजेट मिल रहा है, गैजेट के लिए तो देगा, या किस चीज़ के लिए देगा बताओ, इसी चीज़ के लिए तो देगा वो, ठीक है। बट कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता, अगर कोई सब्सिडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, वो सब्सिडी कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है ना। या फिर कोई डिपॉजिट जमा की जा रही है, कोई डिपॉजिट की जा रही है फॉर पेमेंट ऑफ सप्लाई
उसको भी कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, उसको भी कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे। डिपॉजिट का मतलब क्या है शॉर्ट में? एडवांस इज नॉट डिपॉजिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे बॉटल खरीदनी है, मुझे बॉटल खरीदनी है, बहुत हीरो की बॉटल है ये, 1 लाख रुपए की बॉटल। हीरो की बॉटल 1 लाख की कहाँ है, पागल हो क्या? बहुत फेमस बॉटल है, इस बॉटल से शाहरुख खान ने पानी पिया था, तो मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैंने बोला मुझे बॉटल खरीदनी है, 1 लाख रुपए की बोली लगी, ठीक है। मैंने बॉटल खरीदने के लिए मैंने बोला आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एडवांस ले लो, ठीक है। मैंने 10,000 रुपये एडवांस दे दिए, तो इसको बोलेंगे एडवांस। लेकिन एक कोई शॉप है जहाँ पे एंटीक पीस मिलते हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे बॉटल मिलते हैं, मतलब, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे अभी क्या खरीदना है। मैंने उनको 10,000 रुपये दे के रख दिए कि भाई कल को मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या खरीदना है, मुझे अभी नहीं पता मुझे क्या खरीदना है। तो जब मुझे अभी नहीं पता मुझे क्या खरीदना है, दैट इज डिपॉजिट, ठीक है, दैट इज डिपॉजिट। लेकिन अगर मुझे पता है मुझे क्या खरीदना है और मैं वही खरीदूंगा और मैंने उसके लिए पैसे दिए, तो वो एडवांस है, वो एडवांस है, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, शॉर्ट में मैंने आपको बताया क्योंकि रेगुलर लेक्चर नहीं है। चलो आगे, वो एडवांस है, ठीक है। तो डिपॉजिट अगर हम दे रहे हैं, डिपॉजिट अगर हम कर रहे हैं फॉर पेमेंट ऑफ सप्लाई, उसको हम नहीं बोलेंगे कंसिडरेशन, उसको हम कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे अनलेस सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर सेट सप्लाई। लेकिन अगर सप्लायर ने उसको एज कंसिडरेशन मान लिया तो उसको कंसिडरेशन ही बोलेंगे, कंसिडरेशन ही बोलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे, उसके बाद सम इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, कुछ क्लैरिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने हमें दी है, कुछ क्लैरिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने हमें दी है। कौन से पेज नंबर पर? हम 8 नंबर पे, ठीक है। कुछ क्लैरिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने हमें दी है, ठीक है। वो क्लैरिफिकेशन हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला क्लैरिफिकेशन, डोनेशन बाय चैरिटेबल, इसको बस सुनते रहना, लर्न नहीं करना, सुनते रहना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सुनते रहना, ठीक है ना। क्योंकि रेगुलर लेक्चर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुनो, 1-2 बार सुन लो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। सुनो, बीकॉम का पेपर है ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा इससे 10 ही आ जाएगा सुनने से, लेकिन आप अगर तमीज़ से सुन लो, मतलब मैं बता रहा हूँ 8 तक तो आ जाने चाहिए सही से। मेरे लेक्चर बस सही से कर लो, बस सही से, बिल्कुल, मतलब सुन लो सही से, 1 बार 2 बार समझ लो, आप अपनी लैंग्वेज में पेपर में लिखो, कैलकुलेशंस करो, हो जाएगा, ठीक है ना। बीकॉम इज़ वेरी सिंपल पेपर के मामले में। जो मैं नोट्स बना रहा हूँ जिस तरीके से, ये सी इंटर के लेवल के तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। कुछ क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी है, कुछ क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट क्यों देती है उसको हम रेगुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ लो, गवर्नमेंट ने कुछ बाय नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन दी है, बाय नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन दी है, जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं कभी कभार, प्रैक्टिकल या फिर थ्योरेटिकल, ठीक है ना। सुनो, पहला, डोनेशन बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल विदाउट क्विड प्रो क्यू। मतलब अगर हमने कोई डोनेशन दिया, किसी इंडिविजुअल ने कोई डोनेशन दिया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो क्या उस डोनेशन को हम कंसिडरेशन बोलेंगे? क्या उस डोनेशन को हम कंसिडरेशन बोलेंगे? कंसिडरेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया है, क्या उस डोनेशन को हम कंसिडरेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको पढ़ो, सच डोनेशन शैल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, सच डोनेशन शैल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन ओनली इफ देयर इज क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या है? दैट इज समथिंग फॉर समथिंग, दैट इज समथिंग फॉर समथिंग। मतलब अगर देखो, अगर मैं इंडिविजुअल हूं, मैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, ये 1 लाख रुपए है, मैं डोनेशन दे रहा हूं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो क्या इसको कंसिडरेशन बोलेंगे? क्या इसको कंसिडरेशन बोलेंगे? इसको कंसिडरेशन तब बोलेंगे जब मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को ये बोल रहा हूं कि ये लो डोनेशन और बदले में मेरा आप कोई काम करो। मतलब समथिंग फॉर समथिंग, मैं आपको समथिंग दे रहा हूं, आप मेरे लिए समथिंग करो, समझ रहे हो? ये मतलब था। मैंने फैसले को फेंक दिया, एक मिनट को, आई एम सॉरी। हाँ, समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। मैं आपको समथिंग दे रहा हूं, आप मेरे लिए समथिंग करो, ठीक है। क्विड प्रो क्यू, ठीक है ना, ये आपको बता रहा हूँ। तो मतलब कंसिडरेशन तभी बोलेंगे जब मैं आपके लिए डोनेशन ला रहा हूँ और आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर मैं सिर्फ आपको डोनेशन दे रहा हूँ, तो इसको कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, इसको कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे। एंड क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ऑफ द डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग। अगर ये चीज़ मिसिंग है तो उसको कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, तो डोनेशन को कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे। वेयर द नेम, एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वेयर द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन द रिसिपिएंट्स इंस्टीट्यूशन और प्रेमिसेस। मतलब अगर डोनेशन जहाँ पे की जा रही है जिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर रिसिपिएंट का, यानी कि मेरा, मैं इंडिविजुअल हूँ, वहाँ पर मेरे प्रेमिसेस का, वहाँ पे शाश्वत कोचिंग सेंटर ऑफ जीएसटी, ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर ऑफ जीएसटी का मतलब वो लगाया हुआ है, क्या बोलते हैं कि यहाँ पर लगाया हुआ है कि इन्होंने हमें डोनेशन दी है, उन्होंने हमें डोनेशन दी है फॉर ग्रेटिट्यूड या फिर पब्लिक रिकॉग्निशन के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, कि मतलब हम आपके आभारी है, आपने इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में 1 लाख रुपए डोनेशन दी है, हम आपके आभारी है। तो इसलिए अगर उन्होंने वहाँ पे अपने बाहर लगाया हुआ है कि इन्होंने हमें डोनेशन दी है, हम इनके आभारी है, हम इनके आभारी है, एंड इट इज़ नॉट एम्ड एज गिविंग द पब्लिसिटी। मतलब देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर डोनेशन जो दी जा रही है, यहाँ पर जो डोनेशन दी जा रही है, मतलब मेरे द्वारा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मेरे द्वारा जो डोनेशन दी जा रही है, अगर उन्होंने इस डोनेशन को रिसीव करके बस मेरे लिए आभार व्यक्त किया है, अपने प्रेमिसेस पर बाहर लिख दिया कि हमें शाश्वत ने डोनेशन दी है और हम बहुत आभारी है कि इसने हमें डोनेशन दी है, और वो बस
मतलब बस वो परोपकार फील कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से परोपकार फील कर रहे हैं कि भाई इस बंदे ने हमें डोनेशन दी है, लेकिन वो पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं दे रहे, वो कोई मेरे एडवर्टीजमेंट नहीं करे, बस वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इस बंदे ने हमें डोनेशन दी है, इस बंदे ने हमें डोनेशन दी है, थैंक यू सो मच, बस ये इतना बोल रहे हैं। तो इस केस में इसको हम कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर उन्होंने मेरी एडवर्टीजमेंट कर दी कि जाओ जाके शाश्वत से पढ़ो, जाओ जाके शाश्वत से पढ़ो, तो यहाँ पर उसको हम नहीं बोलेंगे, इसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे, इसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि शाश्वत कोचिंग सेंटर ने हमें डोनेशन दी है, हम उनके आभारी है, तो यहाँ पर उसको कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, उसको कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये बोल दिया कि जाके शाश्वत से पढ़ाई करो क्योंकि शाश्वत ने हमें डोनेशन दी है, ठीक है ना, तो इसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे, इसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब क्विड प्रो क्यू हो गया ना, यहाँ पे क्विड प्रो क्यू हो गया, समथिंग फॉर समथिंग हो गया, ठीक है। लेकिन अगर समथिंग फॉर समथिंग नहीं है तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे, यहाँ पर हाँ ये पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरी, आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरी, मैं बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ, ये देखो मेरी ड्राइंग, देखो ऐसी ड्राइंग कोई नहीं बना पाएगा। तो मान लो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ऐसी ऐसी मैं इतनी बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बनाता हूँ, और मैंने अपने इस आर्ट वर्क को ठीक है, मैंने गैलरी या फिर एग्जीबिशन में भेजा, मैंने अपने आर्ट वर्क को गैलरी या फिर एग्जीबिशन में भेजा। तो उस केस में ठीक है, इस आर्ट वर्क या फिर इस आर्ट वर्क को जो मैंने गैलरी में भेजा, इसको सप्लाई बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, समझे मेरी बात। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने अपने आर्ट वर्क को गैलरी में भेजा, एग्जीबिशन में भेजा, तो क्या इस एग्जीबिशन में मैंने मेरे आर्ट वर्क को भेजने को, बेचने को नहीं, भेजने को, क्या इसको सप्लाई बोला जाएगा, इसको सप्लाई बोला जाएगा। तो अब इसको जानते हैं नो कंसिडरेशन एज नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम गैलरी टू आर्टिस्ट, ठीक है। मतलब जब मैं अपने आर्ट वर्क को भेज रहा हूँ एग्जीबिशन में, तो कोई पैसा थोड़ी ना दे रहे हो मुझे, कोई पैसा थोड़ी ना दे रहे हैं मुझे, ठीक है। एंड व्हेन आर्ट वर्क इज सेंट टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन, देयर इज नो सप्लाई, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। जब हम सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें क्या है, सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन तो है ही नहीं भाई, तो सप्लाई कैसे हो गया, समझे। तो यहाँ पर नो सप्लाई, ठीक है ना। ओनली व्हेन बायर सिलेक्ट अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क डिस्प्लेड एट द गैलरी, अगर उसको मेरी ये आर्ट वर्क पसंद आ गई और बायर ने, जो कि पसंद आनी है ऑफकोर्स, 10 लाख रुपए का ये आर्ट वर्क है, ठीक है, अगर ये पसंद आ गई और 10 लाख रुपए पेमेंट करी, तब इसको सप्लाई बोलेंगे, तब एक्चुअल सप्लाई टुक प्लेस होगी, ठीक है ना, तब एक्चुअल सप्लाई टुक प्लेस होगी। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पर आगे कुछ और क्लैरिफिकेशन है छोटी छोटी, इसके बाद हम बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे आगे। चलो, इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट सेंट टू मैन्युफैक्चर्स फैक्ट्री फॉर रिपेयर्स विद इन इंडिया। मतलब मान लो कि मैंने मशीन खरीदी थी और मशीन खराब हो गई, और उसके लिए जिस कंपनी से मैंने मशीन खरीदी थी वो इक्विपमेंट भेज रही है मशीन को रिपेयर करने के लिए, विच इज़ ऑन रिटर्नेबल बेसिस। उस केस में उसको हम सप्लाई बोलेंगे क्या, उस इक्विपमेंट की मूवमेंट को क्या हम सप्लाई बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नॉट अ सप्लाई एज रिमूवल ऑफ गुड्स इज विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट जो कि गुड है, इनका रिमूवल हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन, इसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। एंड इट इज सफिशिएंट टू इशू द चलान फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब हम ई वे बिल वगैरह में पढ़ेंगे कि अगर आप गुड्स को मूव कर रहे हो लेकिन अगर वो कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं करी, तो आप डायरेक्ट चलान इशू कर दो। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको इतना बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट मूव हो रहा है वो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, क्योंकि वो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो सप्लाई की डेफिनेशन को ट्रिगर नहीं कर रहा, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन को ट्रिगर नहीं कर रहा, इसीलिए यहाँ पे वो सप्लाई नहीं है। और साथ में अगर आप गुड्स मूव कर रहे हो तो उसके लिए आप नॉर्मल चलान इशू कर दो, जिसको हम ई वे बिल में इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ो, चलो, स्पेयर पार्ट्स फ्रीली सप्लाइड to replace during the warranty period. Spare parts freely supplied to replace during warranty period. It is not a supply. As removal of spare part is without consideration. Same चीज, ऊपर वाली चीज, ठीक है ना। आगे, free food supplied from in अन्न क्षेत्र run by religious institution. Free food supplied in अन्न क्षेत्रास run by religious institution. यहाँ पर GST is not chargeable as food is without consideration. मतलब वो अन्न क्षेत्र जब फूड प्रोवाइड कर रहा है तो वो पैसे थोड़ी ना ले रहा है, कंसिडरेशन थोड़ी ना ले रहा है, तो उसको सप्लाई कैसे बोलेंगे, सप्लाई तो बोलेंगे ही नहीं इसको, ठीक है। आगे बढ़ो, सेल ऑफ प्रसादम बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल तिरुपति बालाजी, वहां पर प्रसाद बेच रहे, आई एम सॉरी, या बेचना ही लिखा है ना अभी, हाँ सेल, मतलब ठीक है, प्रसाद सेल कर रहे हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एक सेकंड रुकना, हाँ आई एम सॉरी, प्रसाद सेल कर रहे हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो क्या इसको हम सप्लाई बोलेंगे, इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस।
प्रसाद सेल करना बिजनेस थोड़ी ना है, बिजनेस थोड़ी ना है। मतलब मंदिर सेल कर रहा है तो बिजनेस थोड़ी ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है तो बिजनेस थोड़ी ना है। तो यहाँ पर इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। दिस इज एज पर क्लैरिफिकेशन या फिर नोटिफिकेशन। जीएसटी इज नॉट चार्जेबल एज सप्लाई ऑफ प्रसादम इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आईसीएफबी, दैट इज आईसीएफबी इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसको मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, नीचे ना इसकी मैंने फुल फॉर्म लिखी है, मेरे को गलती लग गई इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। दिस इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन देखो, मैंने आपको सप्लाई की डेफिनेशन बताई, सप्लाई की डेफिनेशन बताई, वो क्या था? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस और बोथ सच एज एसटी बिल आरडी which is made or agreed to be made for consideration which should be in the course or furtherance of business, in the course or furtherance of business। अब बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस की लास्ट में जो पॉइंट था बिजनेस की डेफिनेशन, ठीक है। सुनो, बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एनी ट्रेड और कॉमर्स या फिर मैन्युफैक्चर या फिर एडवेंचर या फिर प्रोफेशन या फिर वोकेशन या फिर वेजर, यानी कि बेटिंग, यानी कि बेटिंग भी बिजनेस है, बेटिंग भी बिजनेस कैटेगरी में आएगा। फिर इनके जैसी कोई भी सिमिलर एक्टिविटी, इनके जैसी कोई भी सिमिलर एक्टिविटी भी बिजनेस है। ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग बेटिंग और इनके जैसी कोई भी सिमिलर एक्टिविटी बिजनेस कहलाई जाएंगी, बिजनेस कहलाई जाएंगी। इसको मैं मतलब नहीं बता रहा है इनका सबका आपको, ठीक है ना, रेगुलर लेक्चर नहीं है और मुझे लगता है कि ये बताने मुझे अभी टाइम यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी खत्म करना है इसको, ये समझ जाओ आप, ठीक है ना। वेदर और नॉट फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट, अगर ये सारी एक्टिविटी प्रॉफिट के इंटेंशन से नहीं भी हो रही, अगर ये वेदर और नॉट फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट इज प्रॉफिट के इंटेंशन से नहीं हो रही, इसका मतलब ये है अगर ये सारी एक्टिविटीज जो ऊपर मेंशन है या इनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज जो ऊपर मेंशन है, अगर ये प्रॉफिट के इंटेंशन से नहीं भी हो रही तब भी ये बिजनेस है, तब भी ये बिजनेस है, एज पर पॉइंट नंबर ए, एज पर क्लॉज नंबर ए, ठीक है ना। उसके बाद एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए, इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए, इसका क्या मतलब हुआ? इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ऑफिस है, यहाँ बिजनेस कैरी ऑन होता है, यहाँ पर ट्रेडिंग का काम होता है, ट्रेडिंग का काम, यहाँ पर ट्रेडिंग का काम होता है, इस ऑफिस में, ठीक है। अब यहाँ पर ओल्ड फर्नीचर को बेचा जा रहा है, नए फर्नीचर लाने के लिए ओल्ड फर्नीचर को बेचा जा रहा है। नाउ दिस सेलिंग ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच इज इंसिडेंटल टू सब क्लॉज ए, इंसिडेंटल टू ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग के लिए फर्नीचर यूज होता था, मतलब कस्टमर आते थे, कस्टमर्स पे बैठते थे, दैट इज इंसिडेंटल टू सब क्लॉज ए। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि इंसिडेंटल है टू सब क्लॉज ए, उसको भी हम बिजनेस बोलेंगे, ठीक है ना, इन शॉर्ट। अब यहाँ पर एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन नेचर ऑफ क्लॉज ए वेदर और नॉट इन वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। मतलब सुनो दोबारा एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पर मोबाइल ट्रेडिंग का शॉप है, ये बंदा है यहाँ पे मोबाइल बेचता है। यहाँ पर एक लड़की आई, कहती भैया देखो मैं आपको ना भैया नहीं, चलो भैया ही बोल दिया, कोई बात नहीं, भैया मेरी बात सुनो। बात क्या है कि मुझे पता है आप मोबाइल बेचते हो, आप ट्रेड करते हो, लेकिन मुझे ना मोबाइल रिपेयर करवाना है और सारी रिपेयरिंग की दुकान बंद हो चुकी है। सुबह मेरा ऑफिस है, मुझे ऑफिस जाना है, प्लीज़ मेरी मोबाइल रिपेयर कर दो। इतने प्यार से बोलती है वो, ठीक है, इतने प्यार से बोलती है, प्लीज़ मेरी मोबाइल रिपेयर कर दो, इतने प्यार से। तो अब वो पिघल जाता है, वो कहता है ठीक है, हालांकि मेरा काम मोबाइल बेचने का है, लेकिन तुम्हारे लिए ओनली फॉर यू मैं मोबाइल रिपेयर भी कर दूंगा, ओनली फॉर यू मैं मोबाइल रिपेयर भी कर दूंगा। तो क्या ये रिपेयर जो वॉल्यूम में नहीं है, फ्रीक्वेंसी में नहीं है, कंटिन्यूटी में नहीं है, रेगुलरिटी में नहीं है, मतलब रिपेयर रेगुलर थोड़ी ना करता है वो, बेचने का काम तो मोबाइल का है, रिपेयर तो करता ही नहीं है, कभी कभी कर देता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी कर देता है, जैसे कभी कभी इस लड़की का कर दिया। तो जो काम आप कभी कभी कर रहे हो विच इज इन नेचर ऑफ सब क्लॉज ए, दैट इज ट्रेडिंग मान लो आप अभी, उसको भी हम बिजनेस बोलेंगे, ठीक है ना। आगे सप्लाई यानी कि बेचना, सेल, सप्लाई यानी कि बेचना, सेल, एक्विजिशन मानी कि खरीदना, परचेजिंग, ऐसे को नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। सप्लाई या फिर एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स या फिर सर्विस इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसको भी हम बिजनेस बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? दोबारा पढ़ रहा हूँ इसको। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो या कोई चीज खरीद रहे हो, अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो, कोई गुड खरीद रहे हो इन कनेक्शन विथ बिजनेस के स्टार्ट होने पर या फिर बिजनेस के खत्म होने पर, तो उसको भी बिजनेस बोलेंगे, ठीक है ना, उसको भी बिजनेस ही बोलेंगे। मतलब क्या है? इसको कॉम्प्लिकेट करके आपने बता दिया, शॉर्ट में बताओ। ये न्यू फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री कमेंस हो रही है, ठीक है। इसे कमेंस होने पर आपने मशीन एक्वायर करी, मशीन इज कैपिटल गुड एक्वायर करी, ठीक है ना। तो इस कैपिटल गुड को एक्वायर करना बिजनेस के स्टार्ट में भी बिजनेस है, ठीक है ना। अब सुनो, अब ये बिजनेस आप शट डाउन कर रहे हो, ये फैक्ट्री शट डाउन कर रहे हो, बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, और साथ में क्लोज करने की वजह से आपने जो मशीन है इसको बेच दिया, आपने इस मशीन को बेच दिया, दैट इज कैपिटल गुड को बेच दिया, ये भी बिजनेस है, ठीक है ना। आगे सुनो, यहाँ पर प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी
टू इट्स मेंबर्स, मतलब कोई भी सर्विस, कोई क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी या फिर कोई भी उसके जैसी बॉडी अगर अपने मेंबर्स को देती है तो वो भी बिजनेस है। कोई भी एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी ऑफ एनी पर्सन टू एनी प्रेमिसेस, फॉर एग्जांपल अम्यूजमेंट पार्क में कोई आपको टिकट ले रहे हो, आप टिकट ले रहे हो फॉर एडमिशन टू दैट पार्क, उसको भी बिजनेस बोलेंगे, उसको भी बिजनेस बोलेंगे, उसको भी बिजनेस बोलेंगे, ठीक है ना यहाँ पर। तो अब आगे हम पढ़ते हैं सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन, सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन एज होल्डर ऑफ ऑफिस अटैच्ड एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन, जो भी मतलब हो गया इसका, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्विस सप्लाई कर रहा है किसी कंपनी को एज होल्डर ऑफ ऑफिस, ठीक है, which is accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation, that will also constitute as business, that will also considered as business, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर और लाइसेंस टू द बुक मेकर। टोटलाइजेटर क्या होता है आपको बताता हूँ। मान लो रेस क्लब की जो एक्टिविटी है, घोड़े भाग रहे हैं, यहाँ पर देखो घोड़े भाग रहे हैं, देखो मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, आर्ट गैलरी में मेरी ड्राइंग जा सकती है। यहाँ पर ये बैटिंग के लिए ये पैसे लगा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये बैटिंग के लिए पैसे लगते हैं, घोड़े भाग रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को भी बिजनेस बोला जाएगा, और टोटलाइजेटर क्या है? डिवाइस शोइंग द नंबर एंड अमाउंट ऑफ द बेट्स स्टेक्ड ऑन द हॉर्स, मतलब जितना अमाउंट का बेट लगा है घोड़ों पर, जितना अमाउंट का बेट लगा है उसको वहाँ पर नंबर और अमाउंट का बेट जितना लगा है टोटलाइजेटर में वो चीज़ शो होती है, ठीक है ना। इसके डिटेल में जाऊँ मत, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी बिजनेस बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर आई, दैट इज लास्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस, दैट इज एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर इंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज शेल ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज बिजनेस, मतलब कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अंडरटेक कर रही है, जिसमें पब्लिक अथॉरिटी है, जिसमें वो पब्लिक अथॉरिटी की तरह इंगेज्ड है, उसमें पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है बताता हूँ, उसको भी बिजनेस बोलेंगे। अब क्या होता है पब्लिक अथॉरिटी होता है बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशन विच इज एस्टैब्लिश बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बाय पार्लियामेंट में कोई लॉ बना है या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई लॉ बना है, उसको भी हम पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन कर रही है जिसमें वो इंगेज्ड है एज पब्लिक अथॉरिटी क्या है मैंने आपको बताया, तो उसको भी बिजनेस बोलेंगे। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी किसी भी एक्टिविटी में इंगेज है एज पब्लिक अथॉरिटी, तो वहाँ पर उसको हम बिजनेस बोलेंगे, ठीक है ना। पब्लिक अथॉरिटी क्या है मैंने आपको बता दिया, कोई भी बॉडी या इंस्टीट्यूशन है जो कि बनाई गई है बाय गवर्नमेंट, जो कि बनाई गई है बाय कॉन्स्टिट्यूशन और या फिर कोई लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट में उसके थ्रू बनाई गई है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई लॉ पास हुआ है, उस लॉ बनाया गया, पास नहीं हुआ, लॉ बनाया गया है, उसके थ्रू पब्लिक अथॉरिटी बनी है, ठीक है ना। पब्लिक अथॉरिटी कैसे बनती है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये ए से लेकर आई तक ये सारी चीज़ें बिजनेस बोली जाएंगी, ए से लेकर आई तक ये सारी चीज़ें बिजनेस बोली जाएगी, ठीक है ना। मैंने आपको बिजनेस पूरा बता दिया। अब पढ़ो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? पहले हमने पढ़ा सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ से सच एज STBL RD विच इज मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। लास्ट क्या था? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हमने बिजनेस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब, ठीक है ना। सप्लाई के हर एक पार्ट को हम तोड़ कर उसका मतलब समझ रहे हैं, ठीक है ना। आओ सुनो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। देखो, इसको मैंने यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोर्स का मतलब है प्राइमरी ट्रांजेक्शन, फर्दरेंस का मतलब है सेकेंडरी ट्रांजेक्शन। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनना। सिंपल में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर है वो एक्सपेंस जो बिजनेस करने में हेल्प करे, दैट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। मतलब ऐसे आपको सिंपल आपको बता दिया दिमाग खोलने के लिए आपका, ठीक है। इसके बाद सुनो, अगर हम इसकी नॉर्मल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन की बात करें, जनरल मीनिंग की बात करें, नॉट डेफिनेशन, जनरल मीनिंग की बात करें, दैट इज all such activities which are carried out by any person during the course of running business। कोई भी एक्टिविटी जो कि रनिंग बिजनेस पे कैरी आउट की जा रही है, रनिंग बिजनेस में हो रही है, उसको बोलेंगे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। या फिर कोई भी एक्टिविटी, या फिर नहीं मतलब और कोई भी एक्टिविटी which would further the interests of the business, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी है वाली सेकेंडरी एक्टिविटी, उसको भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोलेंगे। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर देखो कि नोरा ने टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, हमने लास्ट क्लास में सुना था इसको, बिजनेस स्टार्ट किया टी शर्ट बेचने का, टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है। तो नोरा उसके लिए ना दो चीज़ खरीदती है, एक तो रॉ मटेरियल खरीदती है कपड़े बनाने, टी शर्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदती है, दैट इज प्राइमरी थिंग, दैट इज ऑल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय
एनी पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग बिजनेस। ये जो रॉ मटेरियल खरीद रही है नोरा, दैट इज इंपॉर्टेंट टू परचेज एंड टू रन द बिजनेस, ठीक है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्राइमरी चीज़ क्या है बिजनेस में नोरा के, रॉ मटेरियल, ताकि उससे वो टी शर्ट बना सके, दैट इज प्राइमरी, ठीक है। ऐसे बता रहा हूँ, ये है इन द कोर्स ऑफ ऑफ बिजनेस। तो ये जो इनवर्ट सप्लाई नोरा ने किया रॉ मटेरियल का, दैट इज प्राइमरी इनवर्ट सप्लाई, दैट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। ऐसे आपको एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये इन द कोर्स है बिजनेस के, ठीक है। अब देखो, अब नोरा को टी शर्ट बेचना है, बेचने के लिए बिलिंग मशीन चाहिए, बिलिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए लैपटॉप चाहिए, ठीक है ना। तो लैपटॉप और बिलिंग मशीन सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि लैपटॉप और बिलिंग मशीन विल फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, विल फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, दैट इज इन फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को मैंने बाइफरगेट किया है, इन द कोर्स एंड और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नॉट एंड, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोर्स मतलब प्राइमरी, फर्दरेंस मतलब सेकेंडरी। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है ना। तो कोई भी इनवर्ट सप्लाई प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, इन द कोर्स भी हो सकती है, इन द फर्दरेंस भी हो सकती है, ठीक है। तो इन द कोर्स और फर्दरेंस होना चाहिए, या तो प्राइमरी होनी चाहिए या तो उसको फर्दर कर रही है, उसको फर्दर कर रही है, ठीक है। लैपटॉप और बिलिंग मशीन फर्दर कर रही है नोरा को टी शर्ट बेचने के लिए, ठीक है, हेल्प कर रही है एक तरीके से, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझा दिया। मतलब बिजनेस के रिलेटेड होनी चाहिए कोई भी एक्सपेंस, इन शॉर्ट कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना, एक्सपेंस। इसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पहले पढ़ रहा हूँ फिर बताता हूँ। सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस, नॉट गुड्स, ध्यान से सुनना, नॉट गुड्स। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोला है, गुड्स नहीं बोला मैंने। सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस, नॉट गुड्स, नॉट गुड्स फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या मतलब? अगर 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 फॉर एग्जाम्पल नोरा कोई कंसल्टेंसी सर्विस ले रही है, कंसल्टेंसी सर्विस ले रही है किससे? मुझसे लेगी ना, और किससे लेगी? मुझसे लेगी, और किससे लेगी? और बिजनेस में ले रही है नहीं ले रही, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बिजनेस में ले रही है नहीं ले रही, ठीक है। वो हमें कंसीडर नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे दोबारा बोल रहा हूँ, नोरा है कोई कंसल्टेंसी सर्विस ले रही है, दैट इज सर्विस। नोरा कोई सर्विस इंपोर्ट कर रही है, नोरा कोई सर्विस इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। नोरा कोई सर्विस इंपोर्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस इंपोर्ट कर रही है, और नोरा बदले में पैसे भी दे रही है। नोरा बदले में मुझे पैसे भी दे रही है, मैं शाश्वत हूँ, नोरा बदले में मुझे पैसे भी दे रही है, चाहे वो बिजनेस के लिए यूज़ कर रही है नहीं यूज़ कर रही है, बिजनेस के लिए कंसल्टेंसी सर्विस ले रही है नहीं ले रही, वो अलग बात है। लेकिन इसको हम सप्लाई बोलेंगे, इसको हम सप्लाई बोलेंगे। अगर कोई सर्विस इंपोर्ट हो रहा है, सुनो, अगर कोई सर्विस इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके लिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, उसके लिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, और अगर वो बिजनेस के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता, चाहे वो बिजनेस के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, वो मैटर नहीं करता। इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, इसको हम सप्लाई बोलेंगे, इसको हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है ना। सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कोई सर्विस लिया जा रहा है, कोई सर्विस को इंपोर्ट किया जा रहा है, कंसिडरेशन के लिए किया जा रहा है, मतलब बदले में कुछ दिया जा रहा है, तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे, इसको हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर, मान लो नोरा है, ये कंसल्टेंसी सर्विस मुझसे ले रही है, बदले में मुझे क्या बोल रही है? शाश्वत, यू नो वी आर फ्रेंड्स, मतलब तुम मुझसे पैसे लोगे, बताओ तुम मुझसे पैसे लोगे, मैं भी बह गया, ओके कोई बात नहीं, नहीं लूंगा पैसे, ठीक है। कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, और बिजनेस के लिए लिया कंसल्टेंसी सर्विस नोरा ने, बिजनेस के लिए लिया मुझसे, बिजनेस के लिए लिया मुझसे, ठीक है। तो इस केस में इसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात समझे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, बिजनेस के लिए हो या ना हो सेकेंडरी है, ठीक है ना। चलो इसको सप्लाई बोलेंगे। आगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम्ड का क्या मतलब है? मानो कि ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है। अब इसका मतलब समझेंगे। इसको समझने से पहले कुछ आपको मुझे चीज़ बतानी है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसको हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज़, टैक्सेबल पर्सन, टीपीएस टैक्सेबल पर्सन को ऑब्टेन करना है स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। मतलब मान लो मेरी दिल्ली में एक ब्रांच है, मेरी महाराष्ट्र में एक ब्रांच है, दोनों को, दिल्ली में मुझे अलग जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी है, महाराष्ट्र में अलग लेनी है, ठीक है ना। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब हर अलग अलग स्टेट में एक सिंगल से नहीं चलेगा, हर स्टेट में अलग जीएसटी की रजिस्ट्रेशन आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद इफ, ये चीज़ छोड़ो, अभी बताता हूँ आपको, छोड़ो, हाँ, या चलो बता ही देता हूँ। एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब लीगली बाउंड होते हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। आप ले तो पहले भी सकते हो, लेकिन एक थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। फॉर एग्जांपल 20 लाख से अगर ऊपर आपकी सेल हो गई, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि आपको लेना है। उससे पहले आपकी मर्जी है, आपको लेना है नहीं लेना, मर्जी हो तो आप ले सकते हो अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, ठीक है ना। इसमें आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, चलो। इसके बाद इसको हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, अभी मैं आपको जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, आगे कुछ चीज़ें समझाने के लिए। अब रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट वेयर टैक्सेबल पर्सन इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, मैंने आपको ऊपर वही सेम चीज़ बताने मैंने दोबारा क्यों लिख दिया। नॉर्मली सिंगल रजिस्ट्रेशन इज टेकन इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में टी शर्ट बेच रहा हूँ, दिल्ली में एक
मेरा करोल बाग में दुकान है, एक मेरी गांधीनगर में दुकान है, एक मेरी चांदनी चौक में दुकान है, मेरी 3 दुकानें हैं। मैं चाहूँ तो तीनों की एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन से काम चला सकता हूँ, चाहूँ तो। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो अलग अलग भी ले सकता हूँ। सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, एक स्टेट है, एक गांधीनगर में है, करोल बाग में है, एक मेरा है चांदनी चौक में, 3 दुकानें हैं, शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है, पहले तो मैं इन तीनों के लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लूँ, ठीक है। तो ऑप्शन 2 क्या है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लूँ इन तीनों का, ठीक है ना, मतलब इन तीनों के टोटल 3 रजिस्ट्रेशन लूँ, ठीक है। ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन है। लेकिन अगर मान लो ये अलग अलग स्टेट में है तीनों, तब मुझे तीनों की अलग अलग लेनी पड़ेगी, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, ये आपको बताना चाह रहा हूँ। अब सेक्शन 25 सबसेक्शन 4, दैट इज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 वैसे एक ही है, इसका सब सेक्शन है ये, और सेक्शन 25 सबसेक्शन 5, ठीक है ना। अब सुनो, ध्यान से सुनना, बस सुनना मुझे, बस सुनना, ठीक है, बस सुनना, सुनो। पर्सन हु obtained or required to obtain more than one registration in a state or union territory or in more than one state or union territory in respect of each such registration, such person shall be treated as deemed distinct person. नहीं समझ आया सर, मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ, सुनो। कोई ऐसा पर्सन है, यहाँ पे सुनो, कोई ऐसा पर्सन है जिसको रजिस्ट्रेशन लेनी है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको रजिस्ट्रेशन लेनी है, या उसने ले ली है, या उसने ले ली है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, दोनों केस है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा पर्सन हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी है, मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी है, और एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेनी है, एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेनी है, ठीक है ना। किस में, या तो एक ही स्टेट के अंदर, या तो एक ही स्टेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में मेरी बहुत सारी ब्रांच है, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेनी है, मुझको रजिस्ट्रेशन लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेनी है, मेरी मर्जी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, मान लो मेरा एक दिल्ली में, एक महाराष्ट्र में ब्रांच है, ठीक है, मेरी एक से ज़्यादा मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी है या मैंने ली हुई है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना यहाँ पे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मेरी 2 ब्रांच है, एक दिल्ली में है, एक महाराष्ट्र में है, ठीक है, मेरी 2 है। तो आई एम रिक्वायर्ड, आई एम द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, क्योंकि मेरे एक दिल्ली में ब्रांच है, एक महाराष्ट्र में ब्रांच है, तो यहाँ पे मैं 2 स्टेट में ऑपरेट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मोर देन वन केस का, मोर देन वन स्टेट का केस आया ना, यहाँ पे मोर देन वन स्टेट का केस आया ना यहाँ पे। समझे मेरी बात, नहीं समझे तो दोबारा बता रहा हूँ एक बार, ये थोड़ा आपको हल्का कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आपको, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट क्या कह रही है टीम डिस्टिंक्ट पर्सन में, मैं वो ये तो मैंने शायद आपको बताया नहीं। मतलब गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि कुछ ये केस में हम मानेंगे, भले आपकी दुकानें हैं दोनों, भले आपकी दुकानें हैं, लेकिन हम मानेंगे कि ये दोनों अलग अलग है, हम मानेंगे ये दोनों अलग अलग है, डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब देखो मेरी 2 दुकानें हैं, मेरे तो वो दोनों मेरी है, मेरे तो वो दोनों मेरी है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है हमारी नज़र से देखो, तुम हमारी नज़र से देखो, गवर्नमेंट कह रही है तुम मेरी नज़र से देखो, मेरी नज़र से तेरी वो दुकान और तेरी ये दुकान अलग अलग है, तेरी ये दुकान और तेरी वो दुकान अलग अलग है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है, गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है, ठीक है ना। तुम अपनी नज़र से मत देखो, तुम अपना चश्मा उतारो, हमारे आंखों से देखो, हमारी आंखों से देखो, हमारी आंखों से देखोगे तो तुम्हें दुनिया अलग दिखाई देगी, तुम्हें दुनिया अलग दिखाई देगी। दुनिया में तुम्हारी ये दुकान और तुम्हारी वो दुकान अलग अलग है, लेकिन अगर तुम अपनी आंखों से देखो, मैं अगर चश्मा लगा के देखूं, तो गवर्नमेंट कह रही है कि वो जो तुम्हारी दुकान है तुम्हारी आंखों से तुम्हारी है दोनों, लेकिन हमारी आंखों से वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। तो ये बताना चाह रही है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो वेयर अ पर्सन यानी कि शाश्वत इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन और ऑब्टेन्ड मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन, इट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है ना। यहाँ पर दिल्ली की रजिस्ट्रेशन और महाराष्ट्र की रजिस्ट्रेशन अगर सेपरेटली रजिस्टर्ड है, या ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है गवर्नमेंट की नज़र से। मेरी नज़र से तो ये मेरे दोनों ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र से ये दोनों अलग अलग है, चाहे ये दोनों मेरे ही क्यों ना हो, चाहे ये दोनों मेरे ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र से ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। और अगर मैं आपको कोई गुड्स भेज भी रहा हूँ ना, या ये आपको आगे भी बढ़ाऊंगा मैं, इन शॉर्ट समझ लो, कोई गुड्स भेज रहा हूँ तो उस पर जीएसटी लगेगा, इस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। कोई फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में किसी गुड की डिमांड नहीं है, महाराष्ट्र भेज रहा हूँ ताकि महाराष्ट्र से आगे बिक जाए, तो इस पर जीएसटी लगेगा। हालांकि आगे आईटीसी क्लेम होकर नेट इफेक्ट नील आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1000 रुपये जीएसटी चार्ज कर रहा है, यहाँ पे 1000 रुपये जीएसटी पे करा, लेकिन जब इसने माल बेचा 1500 मान लो जीएसटी पे माल बेचा, तो आईटीसी ले लिया इसका, तो 500 रुपये नेट पे करना है। मतलब आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र से अलग अलग है, ठीक है। आगे बढ़ो यहाँ पर। अब दूसरे तरीके से देखो, वेयर अ पर्सन हु ऑब्टेन्ड और वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड more than one registration in a single state और यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर एक मुंबई में मेरी दुकान है, एक पुणे में मेरी दुकान है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है अगर एक स्टेट के अंदर ही तुम्हारी 2 रजिस्ट्रेशन है ना, उन दोनों को भी तुम डीडीपी मानो, भले वो तुम्हारी क्यों ना हो, भले वो तुम्हारी ही क्यों ना हो। गवर्नमेंट कह रही है भाई तुम्हारे लिए तुम्हारी होगी, हमारे लिए तो भाई वो अलग अलग है, हमारे लिए तो अलग अलग है, ठीक है। बस गवर्नमेंट इतना कहना चाह रही है, तुम्हारे लिए तुम्हारी होगी, हमारे लिए अलग अलग है, हमारे लिए अलग अलग है, बस इतना कहना चाह रही है गवर्नमेंट, ठीक है। सुनो, और तुम आपस में जो भी भेज रहे हो उस पर जीएसटी लगेगा, भले तुम आगे आईटीसी ले लो। चलो
आगे सेक्शन 25 सब सेक्शन 5। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसको पढ़ देता हूँ, पहले पढ़ देता हूँ। पर्सन हु ऑब्टेन्ड, अरे एक सेकेंड, हाँ, person who obtained or required to obtain registration in more than one state or union territory in respect of each such in respect of an establishment has an establishment in another state or union territory, such establishment shall be treated as deemed distinct person। क्या बताना चाह रही है गवर्नमेंट, क्या बोलना चाह रही है गवर्नमेंट? ये बोलना चाह रही है, मान लो तुमने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तुमने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है किसी स्टेट में, ठीक है, तुमने किसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, दूसरी स्टेट में तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, लेकिन तुम्हें लेना चाहिए, मतलब तुम्हें लेने के लिए तुम एलिजिबल हो, मतलब लीगली तुम बाउंड हो लेने के लिए, तुमने लिया नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन, तुमने ली नहीं हुई है, ठीक है। तो मेरी बात सुन, तो यहाँ पर जब तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तो उसको एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये अगर अनरजिस्टर्ड प्रेमिसेस है ना तो उसको हम एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे बस, क्योंकि रजिस्टर्ड तो है नहीं, इसको हम एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे कि मेरी एस्टैब्लिशमेंट है, हालांकि रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है मेरी, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है अभी, ठीक है ना। ऐसे बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कोई अनरजिस्टर्ड प्लेस है, मेरी एक दिल्ली में रजिस्टर्ड प्लेस है, महाराष्ट्र में एक अनरजिस्टर्ड प्लेस है, मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं ली हुई है, मुझे उसकी रजिस्ट्रेशन लेनी है, मैंने ली नहीं हुई है, ठीक है। तो ये मेरी स्टैब्लिशमेंट है, ठीक है। तो ये स्टैब्लिशमेंट भी डीम डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। अगर तुम इस एस्टैब्लिशमेंट को भी कोई गुड भेज रहे हो ना, तो तुम जीएसटी चार्ज करके भेजोगे। ये रजिस्टर्ड नहीं है, हमारी सिरदर्दी नहीं है, गवर्नमेंट कहती है हमारी सिरदर्दी नहीं है, तुमने क्यों नहीं करवाया हो, तुम करवाओ, क्यों नहीं करवाया हो तुमने, तुम करवाओ, ठीक है। तो ये इस पर भी, इसको भी डीडीपी माना जाएगा, इसको भी डीडीपी माना जाएगा और इसको भी डीडीपी माना जाएगा। मतलब ये दोनों गवर्नमेंट की नज़र से अलग अलग है। गवर्नमेंट कहती है भाई मेरी नज़र से देखो, तुम्हारी नज़र में खोट है, तुम मेरी नज़र में देखो, मेरी नज़र से देखो, तुम्हें दुनिया अलग दिखाई देगी, अपना चश्मा उतार के देखो, गवर्नमेंट ऐसे कहती है, ठीक है। तो सुनो, ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर दो स्टेट में आपकी इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी एक स्टेट में आपकी इस्टेब्लिशमेंट है और वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस स्टेट में उस इस्टेब्लिशमेंट को भी डीडीपी माना जाएगा, ठीक है। मतलब अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो भाई, तुम्हारी गलती, हम इसको डीडीपी मानेंगे। अगर कोई दूसरे स्टेट से तुम उस स्टेट में माल भेज रहे हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, वो इस्टेब्लिशमेंट महाराष्ट्र में, उसको हम डीडीपी मानेंगे, उस पर जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। और तुम आईटीसी भी नहीं ले पाओगे, इसको हम आईटीसी भी नहीं ले पाओगे, इस पॉइंट को भी भूल जाओ, आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। ये अगर नहीं समझ आया, फॉर एग्जांपल ये नहीं समझ आया, दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो मुझे मैसेज कर दो, दूसरा है कि आप मेरे रेगुलर लेक्चर में जाके, थर्ड लेक्चर में आई गेस आपको मिल जाएगा, नहीं फोर्थ लेक्चर में आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि ये रेगुलर लेक्चर नहीं है, मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। चलो अब शेड्यूल 1, मैंने आपको सप्लाई की डेफिनेशन बताई थी। सप्लाई इज ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज एसटी बिल आरडी मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। ये सप्लाई है मोटा मोटी, ठीक है, ये सप्लाई है मोटा मोटी। लेकिन एज पर शेड्यूल वन ये कहता है, एज पर सेक्शन 7(1)(c), शेड्यूल 1 इज सेक्शन 7(1)(c), ठीक है, सेक्शन 7(1)(c), following activities or transactions shall be treated as supply even if it is made without consideration. Following activities or transactions shall be treated as supply even if it is made without consideration, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? हमने जब सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी, याद करो हमने क्या बोला था कि सप्लाई के लिए दो एसेंशियल कंडीशन है। पहला कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब बदले में कुछ मिलना चाहिए सप्लायर को रिसिपिएंट के द्वारा। दूसरी चीज मैंने ये बोली थी बिजनेस में होनी चाहिए। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है एज पर सेक्शन 7(1)(c) जिनमें अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना भी हुआ, अगर नोबिता ने डोरेमोन को कुछ ना भी दिया कंसिडरेशन, तब भी उसको सप्लाई बोला जाएगा, ऐसी कौन सी चीजें हैं? ऐसे 4 पैरास है, 4 पॉइंट्स है, उन 4 पॉइंट्स को पैरास बोलते हैं, एज पर शेड्यूल 1 पैरा नंबर 1। जानो पहला पैरा क्या है? 4 पैरास है इसमें, ठीक है। पहला पैरा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। मान लो ये नोबिता है, नोबिता ने एक लैपटॉप परचेज किया कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, 50,000 का खरीदा है, इस पर 10% जीएसटी लगा है, 5,000 का जीएसटी लगा है, तो 55,000 रुपये नोबिता ने पे किया, जिससे उसने लैपटॉप खरीदा। ये नोबिता की इनवर्ट सप्लाई है, ठीक है। तो ये 5,000 नोबिता ने आगे टैक्स देते हुए आउटवर्ड सप्लाई में
अगेंस्ट आईटीसी क्लेम कर लिया। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आईटीसी कैसे क्लेम किया जाता है, ठीक है। आईटीसी क्लेम कर लिया, ठीक है। ये 5,000 और 45,000 दूसरी चीज़ होगा, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट क्या पागल है। एक तो नोबिता ने लैपटॉप खरीदा, उस पर आईटीसी क्लेम कर दिया, और बाद में नोबिता ने उसको परमानेंटली डिस्पोज कर दिया। मान लो उसको शिजुका को दे दिया, जा तू ले जा, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया शिजुका को फ्री में, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या पागल बैठी है, गवर्नमेंट कहती है तू आईटीसी भी ले ले, तू ट्रांसफर भी कर दे, तू बिजनेस में यूज भी मत कर, तू बिजनेस में यूज नहीं कर रहा, अगर उस लैपटॉप को बिजनेस में यूज नहीं कर रहा, भाई फायदा क्या हमारे आईटीसी देने का। तो गवर्नमेंट कहती है इसको हम सप्लाई कंसीडर करेंगे, और उस पर तू जीएसटी देगा, ठीक है ना। इसको हम सप्लाई कंसीडर करेंगे। अगर तू परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है लैपटॉप को, जिस पर तूने आईटीसी अवेल किया है, लैपटॉप तेरा बिजनेस एसेट है और तूने उस पर आईटीसी अवेल किया है, तो अगर तूने उस एसेट को ट्रांसफर किया तो उस पर तू जीएसटी दे, उसको सप्लाई मान और हमें जीएसटी दे, ठीक है ना। गवर्नमेंट ये कहती है, उसका उनका आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है ना। तो सुनो, समझ आ गया। अगर आपने बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर किया है और बदले में आपने कंसिडरेशन नहीं लिया है, शेड्यूल 1 में कंसिडरेशन कहीं पे भी नहीं है, बदले में आपने कंसिडरेशन नहीं लिया है और आईटीसी भी ले लिया, आईटीसी का बेनिफिट भी ले लिया, तो उस केस में आप उस पर जीएसटी लगाओ। लेकिन अगर आपने आईटीसी का बेनिफिट नहीं लिया, अगर यहाँ पे नोबिता ने आईटीसी का बेनिफिट नहीं लिया होता, यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे मान लो नोबिता टैक्स पे कर रहा है 55,000, उस केस में भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप सप्लाई कंसीडर मत करो, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट होने चाहिए, आईटीसी वाला पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। अब शेड्यूल 1 पैरा 2, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन के अंदर क्या आता है आपको बताऊंगा, और बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन दैट इज डीडीपी अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 और 25 सबसेक्शन 5 जो हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है। व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर कोई गुड्स और सर्विस रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई हो रहे हैं रिलेटेड पर्सन के बीच में, या फिर बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन दैट इज डीडीपी जो हमने पढ़ा सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 में, उसको भी हम सप्लाई बोलेंगे, मैंने बोला गुड्स आप भेज रहे हो सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 में, उस पर जीएसटी चार्ज होगा, भले आप आईटीसी ले लो। तो गवर्नमेंट ने शेड्यूल 2 में बोला है, शेड्यूल 1 के पैरा नंबर 2 में बोला है, अगर आप विदाउट कंसिडरेशन, सुनो मेरी बात, अगर आप विदाउट कंसिडरेशन, हमें कह रही है गवर्नमेंट, अगर आप विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई गुड सर्विस सप्लाई कर रहे हो, या फिर आप विदाउट कंसिडरेशन अपने किसी डिस्टिंक्ट पर्सन को, अपने किसी डीडीपी में गुड्स भेज रहे हो, उस पर जीएसटी चार्ज होगा, भले आप बाद में आईटीसी ले लो, ठीक है ना। गवर्नमेंट थोड़ा क्या बोलूँ मैं यहाँ पर, मतलब टैक्स की चोरी ना हो पाए इसलिए स्टेप्स उठाती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोविजो है, गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड पर्सन के अगर मैं डेफिनेशन में जाऊँ तो रिलेटेड पर्सन में ना काफ़ी चीज़ें आती है, मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी है बस, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 2 चीज़ें रिलेवेंट है, ठीक है ना। एक तो मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं रिलेटेड पर्सन, और यहाँ पर एम्प्लॉयर भी रिलेटेड पर्सन के अंडर आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे रहा है जो कि 50,000 तक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। गिफ्ट दे रहा है, मैं मनी की बात नहीं कर रहा, गिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गिफ्ट दे रहा है जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपये, अप टू 50,000 रुपये इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको हम सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे 50,000 से एक भी रुपये ज़्यादा हो गया इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है ना। चलो, सप्लाई ऑफ, इसके पैरा नंबर 3 शेड्यूल 1 पैरा 3, दैट इज शेड्यूल 1 क्या था, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई ऐसी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जिस पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी उसको सप्लाई बोलेंगे। कोई ऐसी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जिनमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी उसको सप्लाई बोलेंगे, ठीक है ना। सुनो, सब अब पैरा नंबर 3 शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सच प्रिंसिपल। मतलब मान लो ये नोरा है प्रिंसिपल, ठीक है, नोरा ने अपना एजेंट हायर किया है, ठीक है ना। अब नोरा ने एजेंट हायर किया है आगे गुड्स बेचने के लिए, नोरा गुड्स एजेंट को दे रही है, एजेंट आगे गुड्स बेच रहा है, ठीक है। और एजेंट अपने खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है, तो अगर एजेंट अपने खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है और नोरा से माल लेके यहाँ पर बेच रहा है तो कस्टमर को, मतलब बीच में मीडिएटर है एजेंट, तो उस केस में इसको सप्लाई बोलेंगे इवन इफ एजेंट इज एक्टिंग विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स यानी कि टी शर्ट बाय प्रिंसिपल यानी कि नोरा टू इज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स, टी शर्ट ऑन बिहाफ ऑफ नोरा, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है ना, समझे। अगर एजेंट अपना खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है तब, अगर एजेंट अपने खुद का इनवॉइस इशू नहीं कर रहा, बीच में यहाँ पे नोरा का ही इनवॉइस इशू कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा एजेंट को, लेकिन अगर एजेंट को चुल है, एजेंट को तीर छोड़ो, एजेंट को चुल है
तो मतलब यहाँ पर आईटीसी वो क्लेम कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। आईटीसी क्लेम कर सकता है बाद में, मतलब जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, मतलब अपना खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है तो जीएसटी तो चार्ज करेगा ना उस पर, ये बताना चाह रहा हूँ, उससे सप्लाई कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है ना। आगे यहाँ पर supply of goods by agent to his principal where agent undertakes to receive such goods on behalf of principal। मतलब मान लो ये एजेंट है, सॉरी ये एजेंट है, और यहाँ पर ये मिस्टर एक्स है जो रॉ मटेरियल सप्लायर है। यहाँ पे एजेंट रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है नोरा के बिहाफ पर, और नोरा को यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है रॉ मटेरियल, ठीक है, और इनवॉइस अपने खुद का नाम का इशू कर रहा है। तो यहाँ पर इसको भी सप्लाई कंसीडर करेंगे क्योंकि इनवॉइस अपने खुद का नाम के इशू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स। एजेंट रिसीव कर रहा है रॉ मटेरियल और नोरा के बिहाफ पे रिसीव कर रहा है और इनवॉइस अपने खुद का इशू कर रहा है, तो इसको सप्लाई बोलेंगे, ठीक है ना। पेपर में आया, मान लो कि स्टडी आई या कुछ है, तो नॉर्मल आपको लिखना है सप्लाई कंसीडर होगी, ठीक है ना, और जो उसमें लिखा है क्वेश्चन में एज इट इज़ वो केस लिख देना, चल जाएगा आपका काम। या फिर मान लो आपको जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें भी ऐसा कोई पॉइंट आ गया कि एजेंट के बिहाफ पे एजेंट अपने खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है और उसके प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स रिसीव कर रहा है, उसको सप्लाई मान लो, ठीक है, उसको आप सप्लाई मान लो, उस पर जीएसटी चार्ज कर लो, उसको मतलब टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड कर दो, नॉर्मल आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब शेड्यूल 1 पैरा 4 इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, एक मिनट रुकना, हाँ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन वाली ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप विदाउट कंसिडरेशन कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया, मतलब फैमिली मेंबर से इंपोर्ट कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, या फिर किसी अपनी दूसरी स्टैब्लिशमेंट से, आपकी किसी दूसरी कंट्री में कोई स्टैब्लिशमेंट है, वहाँ से आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, बदले में आप कुछ नहीं दे रहे, लेकिन आप बिजनेस में वो सर्विस यूज़ कर रहे हो, बिजनेस में आप वो सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, या तो रिलेटेड पर्सन से या फिर कोई स्टैब्लिशमेंट से जो इंडिया के बाहर है, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। नोरा इंडिया में टी शर्ट बेचने का बिजनेस ऑपरेट कर रही है। नोरा कंसल्टेंसी सर्विस लेती है अपने किसी मेंबर से जो यूएसए में रहता है, फैमिली मेंबर से, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में लेती है क्योंकि बिजनेस कर रही है नोरा इंडिया में, तो यहाँ पर इसको हम सप्लाई बोलेंगे। या फिर नोरा अपने किसी इस्टेब्लिशमेंट से, कोई कंसल्टेंसी फर्म है नोरा की यूएसए में, वहाँ से सर्विस इंपोर्ट कर रही है, कंसल्टेंसी सर्विस अपने इंडिया के बिजनेस के लिए कंसल्टेंसी सर्विस वहाँ से इंपोर्ट कर रही है, उसको भी सप्लाई मानेंगे, ठीक है ना। इस पर जीएसटी लगेगा, दोबारा बोल रहा हूँ, हम सप्लाई क्यों पढ़ते हैं ये जानने के लिए सप्लाई कौन सी ट्रांजेक्शन होती है। जो ट्रांजेक्शन सप्लाई होती है उस पर जीएसटी लगता है, जो ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है उस पर जीएसटी नहीं लगता। हम ये जान रहे हैं सप्लाई कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है, जो है वही सप्लाई है, जो नहीं है वो कैसे नहीं है। जो सप्लाई नहीं है वो तो देखो, जो सप्लाई है उस पर जीएसटी लगेगा, और जो सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आपको बीच बीच में ऐसे बोलता रहता हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। शेड्यूल 1 पूरा खत्म हो गया, अब शेड्यूल 2 पर आते हैं, ठीक है ना। शेड्यूल 2 सेक्शन 7(1) कैपिटल ए एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन शैल बी दैट आर ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। कुछ ऐसी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन जिनको हम सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या फिर सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। शेड्यूल 1 क्या कहता था, कुछ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन जो कि अगर हो रही है इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, इवन देन इट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। शेड्यूल 1 ये कहता था बिना कंसिडरेशन की भी अगर कुछ एक्टिविटीज हो रही है तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। 4 एक्टिविटीज थी, 4 ट्रांजेक्शन थी, ठीक है। शेड्यूल 2 क्या कहता है, कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिनको हम सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, ठीक है ना। शेड्यूल 2 ये कहता है, ठीक है। शेड्यूल 2 के अंदर 6 पैरास है, 1 to 6, ठीक है ना। पैरा नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो, मतलब ओनरशिप दे रहे हो किसी गुड्स की, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो किसी गुड्स की, फॉर एग्जांपल नोरा अपनी टी शर्ट की ओनरशिप ट्रांसफर कर रही है टाइटल अपने गुड्स की, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, ठीक है, एज पर पैरा नंबर 1.a, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ABCD नहीं लिखा, आई एम सॉरी, ABC है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद any transfer of title of goods under agreement which stipulates that property of goods shall pass on some future date upon payment of full consideration। सुनो, हायर परचेज सुना है आपने। हायर परचेज में क्या होता है, आप पेमेंट करते रहते हो इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन आपको ओनरशिप लास्ट पे ट्रांसफर होती है, तो ये कह रहा है हायर परचेज। देखो, प्रॉपर्टी इन गुड्स शेल पास इन फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, यहाँ पे हायर परचेज की बात हो रही है, HP की बात हो रही है हायर परचेज की। इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी इन गुड्स पास कर रहे हो इन फ्यूचर डेट, मतलब हायर परचेज की ट्रांजेक्शन है, उसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे। अगर आप राइट ट्रांसफर कर रहे हो, टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप राइट ट्रांसफर कर रहे हो, एक मिनट ना, हाँ, अगर आप टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप राइट ट्रांसफर कर रहे हो, राइट, ठीक है ना। मतलब रेंट या फिर लीज पर दे रहे हो अपना कोई एसेट
कोई गुड्स दे रहे हो रेंट या फिर लीज पर, या फिर अनडिवाइडेड शेयर है आपका किसी गुड में। फॉर एग्जांपल मशीन है जिसपे आपका दो लोग जॉइंटली होल्ड करते हैं। अब ये थोड़ी ना ये इतना मशीन मैं घर लेके जाऊंगा उतना मशीन तू लेके घर जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब अनडिवाइडेड शेयर है, अनडिवाइडेड शेयर है, मशीन को काट नहीं सकते, यूज़ करना है साथ में यूज़ करना है उसको, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। कोई गुड्स है जो आप रेंट या फिर लीज पे दे रहे हो, या फिर कोई ऐसा गुड है जिसको जॉइंटली कोई बंदा होल्ड करते हैं 2-3, और उसको अगर आप रेंट या फिर लीज पर दे रहे हो तो विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल दे रहे हो, मतलब आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करे, ओनरशिप आपने ट्रांसफर नहीं करा, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो कोई मशीन है जिसको आप रेंट पर दे रहे हो तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। या फिर दो बंदे ए और बी होल्ड करते हैं मशीन को, जॉइंटली होल्ड करते हैं, अनडिवाइडेड शेयर इसका अनडिवाइडेड शेयर होल्ड करते हैं, इसको रेंट पे दे रहे हैं तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों में टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। ठीक है ना? चलो आगे, हमने शेड्यूल 1 पढ़ लिया, शेड्यूल 2 का पैरा नंबर 1 पढ़ लिया। पैरा नंबर 1 में उसके ABC 3 पॉइंट थे। ठीक है ना? आगे बढ़ो। लैंड और बिल्डिंग, अगर आप लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर आप कोई भी टेनेसी का एग्रीमेंट कर रहे हो, ईजमेंट का एग्रीमेंट कर रहे हो, दैट इज नॉन पोजेसिव राइट दे रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर लीज पे दे रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर लाइसेंस दैट इज लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट कर रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ भी, तो उस केस में उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, मैंने बोला नहीं, सॉरी, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए उस केस में उसको हम सप्लाई सर्विस बोलेंगे, हमेशा सप्लाई सर्विस बोलेंगे। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लीज पे दे रहे हो, ठीक है, उसको हम सप्लाई सर्विस बोलेंगे, कभी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ो। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स आइदर होली और पार्टली। किसी बिल्डिंग को अगर आप रेंट पे दे रहे हो, कमर्शियल बिल्डिंग को या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग को या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या फिर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इसको आप रेंट पे दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो, ठीक है, तो इसको या तो आप पूरी बिल्डिंग को दोगे या थोड़ी सी उसकी पार्ट दोगे, थोड़ी पूरी बिल्डिंग को दोगे या बिल्डिंग का थोड़ा सा पार्ट आप रेंट पे दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, उसको हम सप्लाई सर्विस बोलेंगे हमेशा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? सप्लाई सर्विस बोलेंगे। ठीक है? आगे बढ़ो। शेड्यूल 2 पैरा नंबर 3 सुनो। ट्रीटमेंट और प्रोसेस applied to another person's goods is treated as supply of service। अगर किसी दूसरे पर्सन के गुड्स में आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, उसको बेटर बनाने के लिए फॉर एग्जांपल, तो उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जांपल देता हूँ, फर्नीचर है, फर्नीचर में पॉलिश करना है, उसके लिए आप जॉब वर्कर को फर्नीचर दे रहे हो, वो अपना पॉलिश करेगा फर्नीचर पर और फर्नीचर पॉलिश यूज करेगा। फर्नीचर पॉलिश एक तरीके का गुड है। तो एक बात बताओ, ये गुड्स यूज कर रहा है फर्नीचर पॉलिश करने के लिए, क्या गुड्स यूज करने पर भी क्या इसको सप्लाई सर्विस बोलेंगे? यस, इट इज इमटेरियल दैट जॉब वर्क इज कैरिड आउट विथ या फिर विदाउट एनी मटेरियल, दैट इज फर्नीचर पॉलिश। मतलब चाहे कोई अपना गुड्स ही क्यों ना यूज कर रहा हो जॉब वर्कर, ट्रीटमेंट या प्रोसेस करने के लिए, उसके बाद भी इसको हम सप्लाई सर्विस ही बोलेंगे। इट इज इमटेरियल वेदर एनी गुड इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ठीक है ना? इट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई सर्विस ओनली। ठीक है ना? यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस हो रहा है किसी दूसरे पर्सन के गुड्स में, किसी दूसरे पर्सन के फर्नीचर में ट्रीटमेंट या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ठीक है? शेड्यूल 2 पैरा नंबर 4 यहाँ पर, where goods forming part of the assets of the business is permanently transferred or disposed of by or under the supervision of person carrying on the business। सुनो क्या बोला मैंने, where goods forming part of the asset of the business, जो कि बिजनेस के पार्ट है, उसको परमानेंटली ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है? बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग आउट द बिजनेस। मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में एसेट है ये आईपैड, मैं इसको परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे? इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। नोरा अपने बिजनेस का लैपटॉप बेच रही है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। ठीक है? सुनो, वेयर द गुड्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, यानी कि मैं बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हूँ, मैंने एक मिनट, गुड्स हेल्ड फॉर, इसको पहले पूरा पढ़ देता हूँ, मैं बीच में करता हूँ, मैं कंफ्यूज जाता हूँ, मैं बोल क्या रहा था। सुनो, वेयर द गुड्स, एक मिनट, वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, गुड्स हेल्ड और यूज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज और मेड अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ एनी अदर पर्पस अदर देन बिजनेस। इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पर मिस्टर एक्स है, इसका कैमरा रेंट करने का बिजनेस है मिस्टर एक्स का। ठीक है? अब क्या हुआ, एम्प्लॉय की बेटे की शादी थी, तो यहाँ पर इसने कैमरा फ्री में दे दिया कि जा तू अपने जो बेटे की शादी रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा मेरी तरफ से ले जा फ्री में, प्राइवेट यूज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं दिया, प्राइवेट यूज के लिए दे दिया। सो हेयर अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर एक्स, गुड्स यानी कि कैमरा
जो कि बिजनेस में यूज़ होता है, कैमरा रेंट करने के लिए, उसको प्राइवेट यूज़ के लिए दे दिया अपने एम्प्लॉय को, प्राइवेट यूज़ करने के लिए दे दिया अपने एम्प्लॉय को, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। अदर देन बिजनेस के लिए दे दिया, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, ठीक है ना। आगे सुनो, वेयर द पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, वेयर अ पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस बंद कर दिया, ठीक है, तो मैं सीज हो गया टैक्सेबल, मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, ठीक है। सो एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस शैल डीम टू बी सप्लाइड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया गवर्नमेंट का, मैंने वो गारमेंट्स का बिजनेस बंद कर दिया। अब मेरे बिजनेस बंद करने से पहले ही, मैंने जब बिजनेस बंद किया, जब मैंने बिजनेस बंद किया तो मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कहती है जब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहते ना, तो जो भी आपके गुड्स बिजनेस में है ना, हम उस पर मान लेंगे कि वो सारे गुड्स सप्लाई हो गए, सारे गुड्स सप्लाई हो रहे, सब पे जीएसटी लगेंगे। अगर आपने बिजनेस बंद किया ना, और तो उस बिजनेस में जो भी गुड्स है ना, हम मान लेंगे, गवर्नमेंट के लिए हम मान लेंगे हमारी आंखों से देखो कि सारे गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, सब पे जीएसटी लगेगा, गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, नाइंसाफी है ना। तो गवर्नमेंट कहती है काम कर, अगर तो कोई नाइंसाफी लग रही है तो एक काम कर कि या तो तू बिजनेस को गोइंग कंसर्न में किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दे, मतलब चलता फिरता बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दो। मान लो कल को मेरा कोई भाई है, मैं बोल दूं यार तू चला ले बिजनेस, एक काम कर, गोइंग कंसर्न में मैंने तेरे को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। दूसरा केस, गवर्नमेंट कहती है कि बिजनेस इज कैरिंग आउट बाय द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। मान लो मेरे फादर है, मैंने उनको ट्रांसफर कर दिया, फादर मेरे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने बोला कि पापा आप मेरे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ, आप ये बिजनेस कैरी ऑन कर लो, एंड माई फादर विल बी डीम टू बी टैक्सेबल पर्सन इन दैट केस, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ये कहती है अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आप बिजनेस बंद कर रहे हो, मतलब आप टैक्सेबल पर्सन अब नहीं रहे, तो आपके टैक्सेबल पर्सन ना रहने से पहले हम ये मान लेंगे कि आपने सारे गुड्स उस बिजनेस के सप्लाई कर दिए, सब पे जीएसटी लगेगा। और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो या तो उस बिजनेस को गोइंग कंसर्न में किसी और को ट्रांसफर कर दो, या फिर आप अपने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को वो बिजनेस ट्रांसफर कर दो, हु शैल बी डीम टू बी द टैक्सेबल पर्सन, ठीक है ना। चलो शेड्यूल 2 पैरा नंबर 5, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, हमने शेड्यूल 2 के पैरा नंबर 2 में भी पढ़ा था कि अगर आप बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग के बारे में पढ़ा था, लैंड और बिल्डिंग के अलावा कोई भी अगर प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर लैंड और बिल्डिंग के अलावा भी कोई है तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर कोई आप रेंट कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। एनीथिंग परमानेंटली, इसका मतलब क्या हुआ, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, एनीथिंग परमानेंटली फास्टेंड अटैच टू द अर्थ, फॉर एग्जांपल मशीन्स, विंडोज, डोर्स, मतलब ये अटैच है, अगर मान लो अटैच है मतलब उससे क्या बोलते हैं, अर्थ से, तो इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे एक तरीके से, ठीक है। ये आपको बताना चाह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। मैंने लिखा क्यों नहीं है, आई एम सॉरी, मैंने लिखा ही नहीं है, बताओ। अच्छा लिखा तो है, ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, में पागल हुआ, आई एम सॉरी। इन सबको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, इन सबको, ठीक है, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। चलो अब आगे बढ़ता हूँ। तो पॉइंट नंबर ए हमने पढ़ लिया, इसका शेड्यूल 2 के पैरा नंबर 5 का। पॉइंट नंबर बी पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, कहाँ गया, हाँ सॉरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली, मतलब पार्ट में अगर आप सेल कर रहे हो उसको, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, अगर आप किसी बिल्डिंग का, फॉर एग्जांपल किसी सिविल स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, और अगर आप उसको बायर को बेचने वाले हो, होली या पार्टली, तो उसको जनरली सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, एक्सेप्ट वेयर एंटायर कंसिडरेशन, एक्सेप्शन आ गई यहाँ पे, except where entire consideration is received after issuance of completion certificate or its first occupation, whichever is earlier। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैंने आपको क्या बताया, जनरली अगर आप किसी बिल्डिंग का, किसी सिविल स्ट्रक्चर का या फिर उसकी तरह कोई भी चीज़ का अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और किसी बायर को आपको बेचना है होली या पार्टली, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड या फिर और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विचएवर इज अर्लियर, उस केस में इसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो ये अथॉरिटी है, हमने कोई बिल्डिंग बनाई है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें मिला है 31/1/2024 को, ठीक है। लेकिन कंसिडरेशन, मान लो किसी बंदे ने परचेज किया है, उसको कंसिडरेशन उसने दिया है 20/2/24 को, ठीक है। तो मतलब कंसिडरेशन बाद में रिसीव हुआ है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले रिसीव हो गया है, ठीक है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद रिसीव हुआ है कंसिडरेशन। इन दिस केस इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस नहीं लिखा मैंने, हाँ, नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। दूसरी चीज,
मान लो फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गई 31/1/24 को, लेकिन कंसिडरेशन रिसीव हुआ है आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, कंसिडरेशन रिसीव हुआ है दैट इज ऑन 20/2/2024। तो ये वाला फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको भी सप्लाई सर्विस नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन। और यहाँ पर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंसिडरेशन बाद में रिसीव हुआ है, कंसिडरेशन बाद में रिसीव हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ो यहाँ पर पैरा नंबर 5 पॉइंट सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट सी, टेम्पररी ट्रांसफर परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट को अगर आप टेम्परली ट्रांसफर कर रहे हो कि तो चल तू मेरा ब्रांड नेम यूज कर ले, इसको हम सप्लाई सर्विस बोलेंगे। लेकिन अगर आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब सेल कर रहे हो, इसको सप्लाई गुड्स बोलेंगे। एक नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन, अगर आप कॉपीराइट को या फिर किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो यानी कि सेल कर रहे हो, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। लेकिन अगर आप टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब आप उसको टेम्परली बोल रहे हो तो यूज़ कर ले, लेकिन है मेरा ही, पैसे लेके टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, वापस आपके पास आ जाएगा वो लेबल, वो ब्रांड नेम आपका, तो उस केस में वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर आप ही की आपने टेम्पररी ट्रांसफर किया, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नॉट अ परमानेंट ट्रांसफर, ये परमानेंट ट्रांसफर नहीं है, टेम्पररी ट्रांसफर है, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैं पॉइंट डी की बात करूँ तो पॉइंट डी ये कहता है डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन, अडॉप्शन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, इसमें क्या समझाऊं मैं, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ो यहाँ पर पॉइंट ई, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मतलब यहाँ पर आप कह रहे हो कि ठीक है तू मुझे ये चीज़ दे रहा है, मतलब मैं तुझे XYZ चीज़ दूंगा, सप्लायर कह रहा है, तू बदले में ये काम मत करियो, कभी जिंदगी में ये काम मत करियो। मैंने एम्प्लॉय का बताया था ना कि एम्प्लॉयर कह रहा है तेरे को पैसे दूंगा, लेकिन तू वो कंपनी ज्वाइन मत करियो, ठीक है। तो यहाँ पर वो एम्प्लॉय एग्री कर रहा है टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कि वो कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा दूसरी वाली कॉम्पिटिटर जो है, ठीक है ना। और तुम कोई एक्ट टॉलरेट कर रहे हो, कोई भी एक्ट टॉलरेट कर रहे हो, या कोई सिचुएशन टॉलरेट कर रहे हो, या फिर कोई एक्ट कर रहे हो किसी के लिए, इसको सप्लाई सर्विस बोलेंगे। इन सारी चीज़ों को सप्लाई सर्विस बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या समझाऊं मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। शेड्यूल 2 पैरा नंबर 5 खत्म। शेड्यूल 2 पैरा नंबर 6 समझाने से पहले आपको मैं आगे बढ़ के यहाँ पर ये चीज़ समझाऊंगा, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। इसके बाद पैरा नंबर 6 पर आऊंगा शेड्यूल 2 के, ठीक है। तो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, पहले कंपोजिट सप्लाई पढ़ते हैं। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, ठीक है। सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन टू द रिसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof which are naturally bundled, यानी कि वो एक साथ सेल किए जाते हैं and supplied in conjunction, that is in combination with each other। ये क्या हुआ, हाँ, supplied in conjunction यानी कि in combination with each other in ordinary course of the business and one of which is a principal supply। क्या मतलब हुआ, मतलब ये है अगर कोई दो चीज़, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल और चार्जर, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो एप्पल का ये मेरा आईपैड है और ये जो है एप्पल पेंसिल है, ठीक है। वैसे तो ये दोनों मैं चाहूँ तो खाली आईपैड ले सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर क्लास लेनी है तो उसके लिए मैं पेंसिल मुझे खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है, ये दोनों नेचुरली बंडल्ड है। इसको छोड़ो अभी, मोबाइल और चार्जर, मैं जिससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल है, सामने मेरा लैपटॉप पड़ा है, मैं आईपैड से पढ़ा रहा हूँ। मोबाइल जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और ये चार्जर जिससे मैं मोबाइल को चार्ज करता हूँ, ये दोनों नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है। कैसे, क्योंकि अगर मैं मोबाइल खरीदता हूँ तो मोबाइल चार्ज करने के लिए तो कुछ चाहिए, चार्जर चाहिए, ठीक है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई किए जा रहे हैं और दोनों आपस में कॉम्बिनेशन में सप्लाई किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल और चार्जर, क्योंकि वो दोनों नेचुरली बंडल्ड है ना, मोबाइल के बिना चार्जर कहाँ, चार्जर के बिना मोबाइल कहाँ, समझे। तो इस केस में इसको बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि दोनों साथ में सेल किए जाते हैं, अलग अलग सेल नहीं किए जा सकते वो दोनों, ठीक है। अलग अलग वो यूज़ नहीं कर पाओगे आप उन्हें, ठीक है। एंड वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। मेरे को बात बताओ, आपको मोबाइल से बात करोगे कॉल पर या फिर चार्जर से बात करोगे। ये देखो चार्जर है यार, कहाँ से बात करूँ इससे कॉल पे, मुझे दिख नहीं रहा, नहीं कर पाऊंगा, मुझे लग रहा है इससे कॉल पे बात है ना, हाँ, लेकिन मोबाइल से कर लूँगा। तो मतलब प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब जिसको आप खरीदना चाहते हो, ठीक है, जिसको आप एक्चुअल में खरीदना चाहते हो। मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, मोबाइल को खरीदने की वजह से मुझे चार्जर खरीदना पड़ रहा है, ठीक है ना। चार्जर से कॉल पे बात नहीं हो पाएगी, मोबाइल से हो पाएगी, ठीक है ना। तो मोबाइल इज प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब कंपोजिट सप्लाई का क्या मतलब है, दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विस और बोथ जो कि आपस में कॉम्बिनेशन में सेल किए जाते हैं, क्योंकि वो दोनों नेचुरली बंडल्ड है, उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, इसको बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल और चार्जर। दूसरे एग्जाम्पल भी मोबाइल चार्जर, टेलीविजन सेट विथ वारंटी, ठीक है, वारंटी साथ में आ रहा है टेलीविजन के। ब्रेकफास्ट विथ होटल रूम बुकिंग, इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, होटल रूम बुकिंग, इसमें क्या है टेलीविजन, इसमें क्या है मोबाइल, इसके साथ चार्जर आ रहा है, इसके साथ वारंटी आ रही है, इसके साथ आ रहा है ब्रेकफास्ट, ठीक है ना।
आगे, टैक्स लाइबिलिटी ऑन कंपोजिट सप्लाई, मतलब टैक्स कैसे कंप्यूट होगा कंपोजिट सप्लाई पे, कैसे कंप्यूट होगा? दो सप्लाई है, मोबाइल भी है, चार्जर भी है, टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? सुनो अब यहाँ पर, composite supply where two or more supplies are there, where two or composite supply consisting of two or more supplies, one of which is a principal supply, जिसमें से एक principal supply है, for example mobile, shall be treated as supply of that principal supply which has predominant element of supply। मतलब यहाँ पर मोबाइल का रेट लगेगा। अगर मोबाइल और चार्जर की बात करें तो अगर मोबाइल 10,000 रुपये का है, चार्जर 100 रुपये का है, तो यहाँ पर 10,000 प्लस 100 कितने हो गए? यहाँ पर 10,000 प्लस 100, इस पर जीएसटी कंप्यूट होगा। मोबाइल का रेट है मान लो 18%, चार्जर का रेट है 10%, या चार्जर का रेट मान लो तुम 28% मान लो, ठीक है, मैक्सिमम रेट जीएसटी का यही है 28%, ठीक है ना। तो चार्जर का रेट नहीं लगेगा यहाँ पर, यहाँ मोबाइल का लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है हमेशा कंपोजिट सप्लाई में, ठीक है ना। हम चार्जर का रेट से चार्जर को कंप्यूट नहीं करेंगे, हम मोबाइल के रेट से ही कंप्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम कंपोजिट सप्लाई में किसी दो गुड्स को बेच रहे हैं, दो से ज़्यादा गुड्स को बेच रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है ना, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, यानी कि जिसका प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मोबाइल, यहाँ पर उसी का एप्लीकेबल जीएसटी रेट हम दोनों पर लगाएंगे, दोनों या दो से ज़्यादा जो गुड्स हैं उन पर लगाएंगे, ठीक है ना, समझ गए आप। तो यहाँ पर मोबाइल और चार्जर के केस में मोबाइल का रेट लगेगा, टेलीविजन और वारंटी के केस में दोनों को इंक्लूड करके टेलीविजन का रेट लगेगा, ब्रेकफास्ट और होटल रूम बुकिंग में होटल रूम बुकिंग का रेट लगेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अब कंपोजिट सप्लाई पढ़ लिया, मिक्स सप्लाई क्या होता है? मिक्स सप्लाई क्या होता है? मिक्स सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर फॉर सिंगल प्राइस एंड सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज कंपोजिट सप्लाई। मान लो कोई दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विस है, ठीक है, जो कि हम बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल चॉकलेट के साथ कोल्ड ड्रिंक, के साथ चिप्स, के साथ चाय पत्ती, ठीक है, के साथ परफ्यूम, दिवाली में आते हैं ना ऐसे बॉक्स जिसमें अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग, कोई टॉय निकल के छोटा सा, अलग अलग बेच सकते हो इनको। मोबाइल और चार्जर की तरह नहीं कि साथ में खरीदना पड़ेगा, अलग अलग बेच सकते हो इन चीज़ों को। चॉकलेट को तुम, कोको कोला को तुम, ब्रेड को आपस में एक दिवाली में आते हैं ना बढ़िया सा, उसको तुम अलग अलग बेच सकते हो, लेकिन तुम अलग अलग बेच नहीं रहे, अलग अलग बेच नहीं रहे, ठीक है। मेड इन कंजंक्शन कर रहे हो विथ ईच अदर, मतलब सिंगल प्राइस में उनको बेच रहे हो। मान लो 1,000 रुपये का, उसमें सब कुछ है, 1,000 रुपये में सब कुछ है, वो उस बॉक्स में जो भी है, चॉकलेट हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, चिप्स हो गया, ब्रेड हो गया, परफ्यूम हो गया, सब कुछ है, अलग अलग बेच सकते हो, बेच नहीं रहे। एंड सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज कंपोजिट सप्लाई, मतलब वो नेचुरली बंडल्ड हो या नेचुरली बंडल्ड नहीं है, वो चीज़ नेचुरली बंडल्ड नहीं है, कंपोजिट सप्लाई नहीं है। वहाँ पे क्या होता है मेन पॉइंट, नेचुरली बंडल्ड, वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, आपस में उसको नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपस में बेचा जाए वो, ठीक है ना। मतलब सुनो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चॉकलेट, केक, ऑल्टर ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक या फ्रूट जूस को साथ में अगर बेच रहे हो, सिंगल प्राइस के लिए, देखो सेपरेट प्राइस में नहीं, अगर आप मान लो बिल है आपका, ये बिल है, यहाँ पर सेपरेट प्राइस लिखा है आपने सबका, तब नहीं, तब अलग अलग जीएसटी का रेट लगा दो। लेकिन अगर आपने सिंगल प्राइस में सारे के सारे 4 आइटम्स बेच दिए, जिनको नेचुरली बंडल्ड करके बेचना जरूरी नहीं है, जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, उस केस में इसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे। मिक्स सप्लाई होने का केस क्या है कि आप सिंगल प्राइस में बेचने चाहिए, सिंगल प्राइस में, मतलब अल्लाह इनवॉइस के अंदर बाइफरकेशन नहीं होनी चाहिए, इनवॉइस के अंदर बाइफरकेशन नहीं होनी चाहिए कि चॉकलेट का ये रेट है, इसका ये रेट है, उसका वो रेट है। सिर्फ एक सिंगल प्राइस होना चाहिए कि पूरे बॉक्स का क्या रेट है, पूरे बॉक्स का क्या रेट है। देखो यहाँ क्या लिखा है, नॉट फॉर सेपरेट प्राइस इन द सेम इनवॉइस, ठीक है, मतलब सेपरेट प्राइस में नहीं होना चाहिए, सिंगल प्राइस होना चाहिए। यहाँ पे देखो सिंगल प्राइस, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। कैन बी सप्लाइड, देखो यहाँ पे क्या है, कैन बी सप्लाइड सेपरेटली नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब नेचुरली बंडल्ड नहीं है, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट होगा कंपोजिट सप्लाई में? मिक्स सप्लाई विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाईज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट, मतलब मान लो चॉकलेट का रेट है 18%, ऑल्टर ड्रिंक्स का रेट है 10%, और परफ्यूम का रेट है मान लो 5%, और एक और चीज़ मान लो कोई, क्या मानूँ, ब्रेड का रेट है मान लो 12%। तो इसमें जो हाईएस्ट रेट है 18%, पूरे बॉक्स का आपने रेट बता दिया 1,000 रुपये, तो पूरे बॉक्स पे 18% पे टैक्स लगेगा अगर वो सिंगल प्राइस पे चार्ज हुआ है। अगर अलग अलग प्राइस पे हो सब पे उसका रेट लगा दो, समझे। सिंगल प्राइस पे अगर चार्ज हुआ है तभी इसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे, अदरवाइज इसको मिक्स सप्लाई नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझ गए। चलो अब मेरे को पैरा नंबर 6 पढ़ाना है आपको, पैरा नंबर 6 पढ़ाना है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई आपने पढ़ लिया, ठीक है। पैरा नंबर 6 ऑफ शेड्यूल 2, ठीक है, दैट इज फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई का मतलब आपने पढ़ लिया। कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज होती है विच आर नेचुरली बंडल्ड, विच आर सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर एंड वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। ये कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है ना। प्रिंसिपल सप्लाई उनमें से एक होता है और नेचुरली बंडल्ड होते हैं आपस में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स आप साथ में बेच रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ
सर्विस। पॉइंट नंबर ए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2119 टू सबसेक्शन 119, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे चीज़ लिख दी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इंप्रूवमेंट, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अब यहाँ फैब्रिकेट कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप आप उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन पर ट्रांसफर कर रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर ट्रांसफर कर रहे हो, इसको बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल वर्ड से बता दिया, इसको मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा, रेगुलर क्लास में मैंने थोड़ा बहुत हल्का किया होगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, यहाँ पे इतना समझने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना समझ लो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है एज पर शेड्यूल नंबर 2 पैरा नंबर 6 पॉइंट नंबर ए, ठीक है, एज पर शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज ए, ठीक है ना, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बात करूँ पैरा नंबर 2 ऑफ शेड्यूल, सॉरी पैरा नंबर 6 ऑफ शेड्यूल 2 पॉइंट बी, वो क्या कहता है, रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस, मेस सर्विस and other than alcoholic liquor for human consumption shall be treated as supply of service, and such supply shall be made for cash, deferred payment और other valuable consideration। इसका क्या मतलब, रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, उसको हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, लेकिन उसमें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होगा, उस पर वैट लगता है, ठीक है ना, उस पर वैट लगता है, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, वैट लगता है, ठीक है। इंटरस्टेट के केस में सीएसटी लगता है और इंटरस्टेट के केस में वैट लगता है, हमने पढ़ा था इसको, है ना। तो आगे बढ़ो, मैंने एक बिल अटैच किया है यहाँ पर, एक बिल अटैच किया आपको ये दिखाने के लिए कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे वैट लगता है। एक बिल मैंने, ये देखो ये वैट लगा हुआ है यहाँ पर 25%। अल्कोहलिक लिकर इसमें कौन सी है, देखो ये अल्कोहलिक लिकर है, एक ये है, और शायद ये भी है, और भी इसमें होगी अल्कोहलिक लिकर। रुकना एक मिनट, मैं तो शरीफ बंदा हूँ, मुझे नहीं पता कौन कौन सी चीज़ें हैं। हाँ एक मिनट रुकना, सर बिल क्या कर रहा है आपके पास, मेरा नहीं है, हाँ एक मिनट, ये भी शायद वही है, देखो मुझे पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही अंदाज़ा मार रहा हूँ, हो सकता है ना भी हो, मैं बस आपको बता रहा हूँ। देखो वैट लगा है, आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ CGST भी लगा है, SGST भी लगा है, वैट अलग से लगा है, तो मतलब आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये रेस्टोरेंट का बिल है, सप्लाई ऑफ सर्विस है ये, लेकिन यहाँ पर वैट भी लगा है, मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इंक्लूड नहीं है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, वैट उस पर अलग से लगाया गया है, ठीक है ना। तो रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस वेयर पेमेंट इज मेड इन कैश और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, जो मैंने आपको बिल में दिखाया, और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आगे, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे अब मुझे बस लास्ट चीज़ आपको पढ़ानी है, शेड्यूल 3, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। शेड्यूल 3 क्या कहता है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना। पहला, इसमें 6 पैराज है शेड्यूल 3 में। कुछ ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन है जिनको ना सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन है जिनको सप्लाई बोलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। चलो कौन सी वो एक्टिविटीज है, 6 एक्टिविटीज है, 6 पैराज है, ठीक है ना, 6 पॉइंट्स 6 पैराज है, ठीक है ना। चलो 6 पैराज है, वो क्या है, 1 से लेके 6 तक। यहाँ पर पैरा नंबर 1, इसका पेपर में ऐसे ही लिखोगे, एज पर शेड्यूल 1 पैरा नंबर 1, जब भी आपको लिखना है शेड्यूल 3 पैरा नंबर 1, ठीक है, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से लिखना है, पॉइंट मत लिखना, पैरा लिखना है इसको। ओके आगे, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो वो सप्लाई नहीं है। या फिर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई अमाउंट, देखो एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन नेचर ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब देखो एम्प्लॉय को कहता है, भाई तू चले जा, भाई प्लीज चले जा, 58 का हो गया, एफिशिएंसी तेरी आती नहीं है, तो मुझसे पैसे ले, तू घर बैठ। प्री मेच्योर टर्मिनेशन करा रहे, 60 में उसकी रिटायरमेंट होनी है, 2 साल के पैसे उसको सेटलमेंट में दे रहा है कुछ, ठीक है, तो भाई घर बैठ, तू प्लीज़ घर बैठ, तू मेरा काम मत बढ़ा के, समझ रहे हो, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसको भी हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, इसको भी सप्लाई नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज़, परक्यूजिट्स, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, परक्यूजिट्स सैलरी चैप्टर में, ठीक है। परक्यूजिट्स, उस पर टैक्सेबिलिटी भी आपने पढ़ी होगी सर आप नहीं पढ़ा है तो कैसे पढ़ेंगे, अरे बहुत टीचर है, बढ़िया। परक्यूजिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर परक्यूजिट आपको दिए जा रहे हैं आपके एम्प्लॉयर के द्वारा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी सप्लाई नहीं बोलेंगे। इन तीनों चीज़ों को सप्लाई नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर परक्यूजिट इज गिवन बाय एम्प्लॉयर
टू एम्प्लॉय नॉट एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट में उसके टर्म्स मेंशन नहीं है, उस केस में उसको हम सप्लाई बोलेंगे अगर 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 इफ द वैल्यू इज मोर देन 50,000। याद करो पैरा नंबर, शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2, उसमें क्या था? शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2 क्या था? रिलेटेड पर्सन, अगर कुछ सप्लाई हो रही है गुड्स या फिर सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन, उसमें एक प्रोविजो क्या था वो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, दैट गुड्स नॉट एक्सीडिंग 50,000, गुड्स नहीं सॉरी, गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग, गुड्स बोल रहा हूँ मैं, बताओ, गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है, शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये याद है ना? मैं को दिखा भी देता हूँ, रुको, भूल ना गए हो भाई, भूल ना गए हो, भूल ना गए हो। हाँ, गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है, शेड्यूल 1 पैरा 2। ठीक है, चलो आगे, ये आपको पढ़ा दिया था मैंने यार, ये भी हो गया, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, ठीक है, तो मतलब देखो, अगर परक्यूजिट्स एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं प्रोवाइड हो रहे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखे कि परक्यूजिट प्रोवाइड होंगे, तो अगर उनकी वैल्यू, उन परक्यूजिट की वैल्यू 50,000 से ऊपर पहुंच गई, 50,000 से ऊपर पहुंच गई, तब उसको सप्लाई कंसीडर करो। अगर 50,000 तक है, उसको सप्लाई कंसीडर मत करो, एज पर पैरा नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1, एज पर पैरा नंबर 2 शेड्यूल 1। ठीक है ना, समझ गए? ये लिखा है यहाँ पर। आगे, नॉन कॉम्पीट फी अगर प्रोवाइड की जा रही है, एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में इसको सप्लाई बोलेंगे, एज पर शेड्यूल नंबर 2 पैरा नंबर 5। याद करो उसमें क्या लिखा था, अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो, फॉरबेरेंस कर रहे हो, समझ रहे हो, तो मतलब उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, तो उसको सप्लाई बोला जाएगा। ठीक है ना, नॉन कॉम्पीट फी अलग से मैंने लिख दिया, नॉन कॉम्पीट फी एज पर पैरा नंबर 5 ऑफ शेड्यूल 2, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ आगे। अब शेड्यूल 3 पैरा नंबर 2, सर्विस बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा। कोर्ट क्या होता है आपको पता है यार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट होते हैं सारे, है ना। ट्रिब्यूनल क्या होता है, इसको शॉर्ट में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ फास्टर, मतलब ट्रिब्यूनल में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल स्पेशलाइज्ड एरियाज में डील करते हैं, स्पेशलाइज्ड एरिया में, ठीक है, ताकि जजमेंट जल्दी आ पाए, ठीक है ना। फास्टर वे टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, स्पेशलाइज इन सर्टेन एरिया। ठीक है, मतलब कोर्ट, मतलब ये जैसे कोर्ट जो होता है ओवरऑल सारे मैटर्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं ट्रिब्यूनल के, कि भाई ये ट्रिब्यूनल इसका है, इस मैटर का, ये ट्रिब्यूनल इस मैटर का है, समझ रहे हो। तो मतलब वहाँ पे थोड़ा जजमेंट थोड़ा फास्ट आ जाता है ट्रिब्यूनल में। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा हूँ, कोई सर्विस अगर प्रोवाइड कर रही है कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल विच इज एस्टैब्लिश अंडर लॉ, तो उस पर हम जीएसटी नहीं लगाते, उसको सप्लाई भी कंसिडर नहीं करते हैं। सप्लाई अगर वो नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने क्या बताया था, इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, ये जानने के लिए सप्लाई कौन सी ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांजैक्शन सप्लाई है उसी पर जीएसटी लगेगा, जो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है ना, बस ये बताना चाह रहा हूँ। चलो आगे, पैरा नंबर 3, functions performed by MP, MSL, that is member of state legislature, member of पंचायत, member of municipality and member of local authority, इसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। Duties performed by a person who holds any post in pursuance of the provision of constitution in that capacity, for example, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ CNAG की। हम यूपीएससी से क्लियर करते हैं ना ये वाला, यूपीएससी से हम CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का एग्जाम है ना। तो अगर मान लो कोई ये है, डिप्लोमेट है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, दे आर होल्डिंग एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोविजन है और उस प्रोविजन के अंडर ये कोई पोस्ट में है, मतलब कोई पोस्ट ये होल्ड करते हैं इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। इसको ये जो नेशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है ना, बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे दिया। ड्यूटीज परफॉर्म, एक सेकेंड, ड्यूटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन एज चेयरपर्सन, मेंबर या फिर डायरेक्टर इन अ बॉडी established by central government, state government, local authority, who is not deemed as employee before the commencement of this clause। इसका क्या मतलब है, मान लो कोई यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, फाइनेंस कमीशन है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन है विच इज अ बॉडी एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। अब इस फाइनेंस कमीशन का कोई भी चेयरपर्सन हो, मेंबर हो, डायरेक्टर हो, ठीक है, एंड तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर ये मान लो कोई इनको कोई सैलरी प्रोवाइड हो रही है, कुछ प्रोवाइड हो रहा है, कोई अमाउंट प्रोवाइड हो रहा है, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ड्यूटीज परफॉर्म बाय पर्सन एज चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर, अगर ये कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि ये
ऐसी बॉडी में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने इस्टेब्लिश किया है, ठीक है ना। चलो, अरे एक मिनट रुको यार, क्या हो रहा है। चलो अब शेड्यूल 3 पैरा नंबर 4, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेशन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, ठीक है। अगर आप डेथ की सर्विस है, मतलब डेथ हो गई किसी की, उसके बाद फ्यूनरल होता है, क्रीमेशन होता है, या फिर ब्यूरियल होता है, मतलब दफनाना उसको, बॉडी को, राइट। और उसके बाद आप मान लो कोई पर्सन मर गया है बेचारा, उसकी डेड बॉडी को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसके घर तक, या फिर हॉस्पिटल, या फिर शमशान घाट तक, या फिर जहाँ आप जा रहे हो, ठीक है। तो इस केस में उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। मरने पे किसी के क्यों जीएसटी लगाओ, ठीक है। उस केस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, इसको सप्लाई कंसीडर नहीं किया जाएगा। जीएसटी क्यों लगेगा, क्योंकि इसको सप्लाई कंसीडर नहीं किया जाएगा इन सारी चीज़ों को। चलो, अगर आप लैंड और बिल्डिंग सेल कर रहे हो, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर आप रेंट पे दे रहे हो, एज पर शेड्यूल 2 पैरा नंबर 2, उसको सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन को भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, एक्सेप्ट, मैंने बताया था ना एक्सेप्ट 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट नहीं बता रहा आपको, मैं आपको ये बता देता हूँ। पैरा नंबर 5 था वो, पैरा नंबर 5 ऑफ शेड्यूल 2, पॉइंट नंबर भी बता देता हूँ, पॉइंट नंबर बी था। चलो आगे, एक्शनेबल क्लेम, अरे क्या हो रहा है भाई ये। एक्शनेबल क्लेम जो कि होता है प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, एग्जाम्पल और भी चीज़ें होती है। एक्शनेबल क्लेम को हम, एक्शनेबल क्लेम अगर आप परचेज कर रहे हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जिसमें 6 चीज़ें हैं। लॉटरी का एक्शनेबल क्लेम है, बेटिंग का है, गैम्बलिंग का है, या फिर ऑनलाइन मनी गेमिंग का है, कैसीनो का है, या फिर हॉर्स रेसिंग का है। इनके एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई माना जाएगा, इन पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अदर देन दीज एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना जाता है, लेकिन गुड्स मानने जाने के बाद भी इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग के एक्शनेबल क्लेम पर। अगर ये वाले एक्शनेबल क्लेम है, इन पर जीएसटी लगेगा। इनके अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम है, उन पर एज पर शेड्यूल नंबर 3 पैरा नंबर 6 जीएसटी नहीं लगेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, सप्लाई। अब इसके बाद खत्म हो गया, हाँ और कुछ नहीं है, राइट। इसके बाद जिस लेक्चर को मैं लेके आऊँगा वो होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, और लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा वन शॉट मास्टर सीरीज़ का। तो आप, मैं देखो तरीका बताऊँ आपको, 1 मिनट में तरीका बताता हूँ। आपने पूरी सुनी है वीडियो, तो मेरी बात सुनो आप बस ना, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है एज पर मी, बी कॉमर्स में, सही बता रहा हूँ, सीए नहीं है ये। मैं देखो डिमीन नहीं कर रहा बी कॉमर्स वाले बच्चों को, लेकिन पेपर के पैटर्न के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैंने भी बीकॉम के एग्जाम दिए, सीए के भी दिए, दोनों के रिक्वायरमेंट डिफरेंट है एग्जाम की, ठीक है। तो आप बस मेरी वीडियो सुनो, 1-2 बार सुन लो, और हल्का फुल्का 10 ईयर देख लो। मैं ट्राई करता हूँ 10 ईयर की भी वीडियो बना दूंगा जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखो और लर्न मत करो, आप चीज़ों को समझो। जितना आप समझोगे ना, मतलब पढ़ सुनो, बस मेरी चीज़ों को सुनो और अपने दिमाग में डालो। ये मत सोचो मुझे लर्न नहीं हो रही, अरे भाई लर्न मत करो, मैं बोल रहा हूँ मत, मैं खुद बोल रहा हूँ मत करो, बस सुनो और समझ लो। पेपर में अपने लॉजिक को और जो मैंने बताया है थोड़ा तो आपको याद रहेगा, इसको यूज़ करना। आपके नंबर नहीं है तो मुझे बताना, ठीक है। कुछ सोच के बोल रहा हूँ, आपको सीए नहीं है, ये बीकॉम है, ठीक है ना। बीकॉम का पैटर्न अलग होता है, सीए का पैटर्न अलग होता है। तो इस तरीके से पढ़ो जो मैं बोल रहा हूँ आपको। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स आने वाले हैं। कितना टाइम रह गया, 27 मई को है इसका टेंटेटिव, एज पर टेंटेटिव डेट्स उसका है, क्या बोलते हैं, रेगुलर का, ड्यू में जीएसटी का। और 28 मई को है, जिस दिन मेरा बर्थडे है, उस दिन है एसओएल में जीएसटी का पेपर। मेरा बर्थडे गिफ्ट भगवान ने मुझे दिया है, मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ और देखो मेरे बर्थडे वाले दिन पेपर है, बहुत अच्छी बात है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास। इस बार जल्दी आऊँगा, लेट इसलिए हुई क्योंकि मैं ऑफिस का काम कर रहा था, और साथ में सप्लाई के लेक्चर्स वो कितने ज़्यादा बड़े थे, नोट्स कितने बड़े थे इसके, यहाँ तक नोट्स थे इसके 31 तक। मैंने इसको पूरा अपने सही से इसको लिखा है, इसलिए मुझे टाइम लग गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।